गुड मॉर्निंग। चलो, तो कल अपन ने डिमांड एंड रिकवरी का रिवीजन वीडियो कर लिया, खत्म हो गया। अब बेसिकली मॉड्यूल नंबर 3 में हमारा बचता है रिफंड चैप्टर, अपील्स एंड रिवीजन, ऑफेंस एंड पेनल्टी। ठीक है। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी है, वो चार्ट के थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करके आई विल गिव यू। उसको एग्जाम टाइम पे इन केस तुम नहीं पढ़ पाओ, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। बट इतना सा याद रखना, जीरो रेट जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर का ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। किसके साथ? सप्लाई के साथ। जब हमने सप्लाई की डेफिनेशन स्टार्ट की थी, जीरो रेटेड सप्लाई तभी कर लिया था। तो एक्चुअली दैट जीरो रेटेड सप्लाई इज पार्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एसईजेड वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। जो भी डेफिनेशंस की थी वो सारी डेफिनेशन कहाँ मिलती है हमको? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो बाकी का बचा इज नियरली अ रीडिंग, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस नहीं होते हैं। हाई क्या, चांसेस भी कम होते ही नहीं है। बट संतुष्टि के लिए एक गो थ्रू कर लेना है। तो वो एक बार बस मैं गो थ्रू वाला वीडियो दे दूंगी, चार्ट आई विल प्रोवाइड यू, वो चार्ट से तुम लोग देख लेना। जितना एबीसी कैटेगरी का अब तुमको एक ना प्लानर मिलेगा, उस प्लानर में लिखा रहेगा हर चीज कि इस चैप्टर में कौन सी एबीसी सेक्शन है। लिंक जहां जहां जो रेलिवेंट लिंक होंगी वीडियोस की, वो सब वहां पे रहेगी। दैट प्लानर विल बी समथिंग जो तुमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर एबीसी क्या है, इसमें क्या लिंक है, इसमें क्या देखना है, कितने मार्क्स का है। तो दैट इज योर फुल फ्लेज प्लानर। उसको बस एक संभाल के कहीं रख लेना, ताकि जब तुम रिवीजन करना चाहो तो यू वुड बी नोइंग कि हाँ, इसमें ये पहले मेरे को अच्छे से आना चाहिए, बाकी रीड भी कर लिया तो चलता है। ठीक है। चलो, स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। अब अपील एंड रिवीजन का ये कॉन्सेप्ट तुमने डीटी में भी सुना होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड अपील एंड रिवीजन। सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? जीएसटी में भी है। बट यस, वाइड टर्म कहाँ पे मिलेगी? डीटी में। और यहाँ पे नॉर्मल वे में जितना समझना चाहिए वो है यहाँ पे अपील्स एंड रिवीजन। क्या इसके क्वेश्चन आते हैं? एक मिनट। यस। चलो। फीवर चला गया कब से, लेकिन खांसी सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले। ये नए टाइप का वायरल है, पता नहीं कब तक जाएगा। चलो। तो नाउ वी आर ऑन अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर। छोटा है, इजी है, कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, जैसे पूरा फ्लो समझते हैं। व्हाट इज द एंटायर फ्लो ऑफ जीएसटी? तो अगर मैं पूरे फ्लो की बात करूँ ना, तो सबसे पहले हमने कल भी ये फ्लो किया था कि सबसे पहले एकदम फर्स्ट फेज में अपन क्या देखते हैं कि मैम गुड्स है भी या सर्विस है भी या नहीं। क्योंकि अब अपन उस पोजीशन पे है कि मैं पूरा फ्लो तुमको समझा सकती हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही मैम ये होता है, ये चेक करना कि पर्टिकुलर चीज मेरी गुड्स है या नहीं, सर्विस है या नहीं। वाई यू वॉन्ट टू चेक? क्योंकि मैम अगर गुड्स और सर्विस नहीं हुई ना, तो सप्लाई की डेफिनेशन पे भी जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। सपोज करो मैम गुड्स है या फिर सर्विस है, एज द केस में भी है तब जाके हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपनी सप्लाई की डेफिनेशन दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 7। तब हम देखते हैं कि सप्लाई कंसिडर करें या नहीं, क्योंकि सिर्फ गुड्स एंड सर्विस होने से नहीं होता है। देर आर सर्टेन अदर कंडीशंस, वो सारी चीजें चेक करेंगे और चेक करके वी विल कम टू नो कि चलो भाई सप्लाई बन रहा है। मैम सप्लाई बनने के बाद ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली ओके इट इज सप्लाई। इसी सप्लाई की डेफिनेशन में आप क्या करोगे, एक बार शेड्यूल नंबर 3 भी चेक करोगे। क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें गुड्स हो, सर्विस हो, फिर भी क्या हो, सप्लाई होने के बाद भी शेड्यूल नंबर 3 क्या बोल दे, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। या फिर मैम शेड्यूल नंबर 3 ने कवर नहीं किया, गुड्स है, सर्विस है, सप्लाई है, सब कुछ है, वो सारी चीजें ठीक चल रही, स्टिल आप क्या चेक करोगे? अब आप चेक करोगे मेगा एग्जेम्पशन। क्यों मेगा एग्जेम्पशन चेक करोगे? मेगा एग्जेम्पशन इसलिए चेक करोगे कि ऑल्दो ये गुड्स है, ये सर्विस है, ये सप्लाई है, सब कुछ होने के बाद भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज मेगा एग्जेम्प्टेड। ठीक है।
तो यहाँ तक तो मुझे एक फेज पता चला कि इतनी चीजें मुझे देखनी होती है व्हेन आई डू दी सप्लाई। फिर चलो अब टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा ये वाली बात तो यहीं पे ऊपर खत्म हो गई, क्योंकि मेगा एग्जाम्पशन पहले कर लिया। अब हम मानते हैं कि मैम मेगा एग्जाम्पशन नहीं है और टैक्स लगेगा। अगर मेगा एग्जाम्पशन नहीं है, टैक्स लगेगा, तो मेरे सेकंड फेज में मैं सबसे पहले क्या सोचूंगी, चलो टैक्स तो लगेगा, लेकिन ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये टैक्स लगने वाला है। तो हमने फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किया था, क्योंकि अगर मेगा एग्जाम्पशन हो जाता तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही होती ना, आई वुड नॉट बी थिंकिंग इवन अबाउट फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज, कुछ नहीं सोच रही होती। सीधी बात ये होती कि हाँ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब टैक्स लगने वाला है क्योंकि मेगा एग्जाम्पशन नहीं है, तो आई हैव टू थिंक कि फॉरवर्ड या रिवर्स चार्ज। चलो रिवर्स हो फॉरवर्ड हो जो भी हो, जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट क्या करता है, टैक्स पे करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब रिसिपिएंट मैम क्या करता है ना, टैक्स पे करता है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए क्या, कि आईटीसी उसका कौन देता है, उसका आईटीसी इस रिसिपिएंट को ही मिलता है। तो मेरा कौन सा चैप्टर यहाँ पे आ जाता है, इनपुट सर्विस, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक और चीज मैम, अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स पे करना है, रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स पे करना है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट मौजूद है ना वो यूज नहीं कर सकता उसे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टैक्स हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे होगा, उसके लिए आप क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करते हो। लेकिन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैम जब टैक्स पे करना है, तो हमारे पास आईटीसी यूटिलाइजेशन का ऑप्शन रहता है। बट एक्चुअल में ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट तो रिसिपिएंट से किया जाता है, बट पे कौन करता है, गवर्नमेंट को। सप्लायर क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। और फिर सप्लायर गवर्नमेंट को पे तो करके आ जाता है, लेकिन उसका आईटीसी जो भी टैक्स वो पे करके आया रिसिपिएंट का, रिसिपिएंट ही आईटीसी लेता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैम, चलो रिवर्स चार्ज है फॉरवर्ड चार्ज है ये भी सोच लिया था। बट मैम अब जो भी टैक्स है, वॉट एवर इज द टैक्स, उसका मुझे रेट चाहिए। किस रेट पे टैक्स लगाऊं। अब रेट पे टैक्स लगाने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है मैम, ये आपको बताता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, कि आप इसे इंटर स्टेट कंसिडर करोगे या इंट्रा स्टेट कंसिडर करोगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से चलो आपको पता भी चल गया कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, वो सब पता चल गया। लेकिन ये टैक्स लगाओगे किसके ऊपर, कोई तो वैल्यू चाहिए थी आपको। तब अपन ने सीखा था क्या, उसके लिए हमने सीखा था आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, जिसमें कुछ रूल्स हैं और रूल बताते हैं विदाउट कंसिडरेशन वाला वैल्यूएशन भी और जनरल वैल्यूएशन भी बताते हैं, और कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज थी उसका वैल्यूएशन भी यहाँ पे क्या करके रखा है, देख के रखा है। तो मैम वैल्यू पता चल गई, इंटर है इंट्रा है पता चल गया, रिवर्स है फॉरवर्ड है पता चल गया। ये सब पता चलने के बाद आप बोलते हो कि टैक्स पे करना है, बट कब कब पे करना है, वो कब बोलोगे कि एक्चुअल में सप्लाई हो चुका है, वो कब टाइम है जब कंसिडर करोगे कि सप्लाई हो गया। तब मैम हमारे लिए एक चैप्टर खुला था, वो क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई। इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब इतनी सारी चीजें करने के बाद, एक सप्लायर क्या करता है, एक्चुअल में वो ये सारी चीजें कंसिडर करता है, कंसिडर करके तुम्हें बना के देता है क्या, एक बिल। अगर ये सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो तुम्हें टैक्स इनवॉइस बना के देगा, और अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो वो तुम्हें देगा बिल ऑफ सप्लाई। अब एक चैप्टर है अपना क्रेडिट नोट डेबिट नोट इनवॉइसेस, ये वो चैप्टर है। तो टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट नाम का ये चैप्टर है जो यहाँ पे आएगा, जिसमें पता चलता है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है, मतलब सारे तरह के इनवॉइस के बारे में उसने यहाँ पे बता के रखा है। ई इनवॉइस क्या होता है वो बता के रखा है। तो ठीक है। और अगर मैम सपोज ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो तब क्या होगा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स की बात नहीं होगी, बिल ऑफ सप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी मैम ऐसा तो हो सकता है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए, या फिर कोई ऐसा सप्लाई कर दे जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाए, या फिर मैम ये कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहे। हाँ, तो इसके लिए फिर चैप्टर कौन सा ओपन होता था कि भाई कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लेना है, कंपोजिशन लेना है, एनआरटीपी लेना है, नॉर्मल लेना है, कंपलसरी लेना है, रजिस्ट्रेशन होता है।
मैम चलो यहाँ पे इनवॉइस वगैरह तो दे दी, टैक्स इनवॉइस दे दिया या फिर बिल ऑफ सप्लाई है, जो भी देना था वो दे दिया। उसके बाद क्या होगा? अब ये जो टैक्स इनवॉइस वगैरह है, बिल ऑफ सप्लाई है, इसी के बेसिस पे तो सामने वाला क्या लेगा? अपना आईटीसी लेगा। तो ओपन होता है मेरा चैप्टर कौन सा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब चलो टैक्स क्रेडिट तो हो गया। मैम सेल्स कर रहे हैं तो मेरी क्या आएगी? जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। कुछ नया बता रही हूँ अब मैं। मैम सेल्स कर रहे हैं तो क्या आएगी? आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी फॉर श्योर। बट ये जो जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी आएगी, इसके पहले आप यूज कर सकते हो कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो नेट आपको पे करना होगा, राइट? नेट क्या होगा आपका? अभी भी पेबल आएगा कि इतना कितना पे करना है। पर इसमें पता है अभी और एक चीज आने वाली। कई जगह पे आपने टीडीएस के रूप में ऑलरेडी क्या किया होगा? पैसा दे दिया होगा, टीसीएस हुआ होगा आपका। तो आपको देखना पड़ेगा आपका टीडीएस एंड टीसीएस में क्या डिडक्शन हो चुका है, क्या कलेक्शन हो चुका है। तो टैक्स डिडक्शन वाली चीज यहाँ पे क्या होगी? माइनस होगी। टैक्स कलेक्शन तो तुम लोगों का करके आए हो, जो तुमको पे करना होगा वो कंसिडर करना होगा। और क्या होगा मैम? ये नेट पेबल में एक चीज ऐड होगी। क्या ऐड होगी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो तुमको पे करना है वो भी तो तुम्हारे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। तो यहाँ पे सारा ऐड लेस होने के बाद फिर बोलोगे मैम जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है तुम्हारी, जो एक्चुअल में तुम्हें कैश में पे करनी है। बट मैम उससे भी पहले यहाँ पे जब आप आईटीसी की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन सीखा था अपन ने। और ये सीखा था हमने कहाँ पे? पेमेंट ऑफ टैक्स में, कि टैक्स का एक्चुअल में पेमेंट कैसे होता है। तो टैक्स का पेमेंट, ये जो तुम इतना सारा कर रहे हो यहाँ पे, ये जो तुम आईटीसी यूटिलाइज कर रहे हो, ये आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए एक चैप्टर है जो है पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें सेक्शन नंबर 49 में तुम्हें मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सिखाया था। अब चलो यूटिलाइजेशन सीख लिया, हाँ जी। उसके बाद आईटीसी वगैरह जो जो सीखना था सीख लिया। अब आ गई तुम्हारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी या तो तुम क्या कर दोगे? पे करोगे, या फिर शॉर्ट पे करोगे, या फिर नॉट पे करोगे। यही करोगे तुम। और तो और मैम ये लाइबिलिटी कैसे पे करोगे? ये लाइबिलिटी पे करने के लिए तुम्हें फाइल करने पड़ते हैं रिटर्न। चैप्टर ओपन हो जाएगा फिर तुम्हारा रिटर्न। रिटर्न भरा, रिटर्न भर के तुमने लाइबिलिटी वगैरह जो भी पे करनी थी वो पे कर दी। या तो सही पे की होगी या शॉर्ट पे, नॉट पे। और जो भी टैक्स पे किया वो आईटीसी के रूप में दिखने लग जाएगा। अब अगर तुमने यहाँ पे मिस्टेक की है तो चालू हो जाती है फिर तुम्हारे से डिमांड एंड रिकवरी। अब डिमांड एंड रिकवरी या तो तुम एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हाँ मुझे ये डिमांड देनी चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये डिमांड नहीं देनी चाहिए। अब देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए में क्या चालू हो जाएगा? तुम्हारा अपील एंड रिविजन। ठीक है। और ये डिमांड एंड रिकवरी से भी साथ में और क्या आएगा? भले ही वो डिमांड कर रहे हैं, या तो 73 74 का नोटिस देंगे तुम्हें पेनल्टी के लिए। और अगर ये पेनल्टी नहीं लगा पाए तो 122 ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर, उसमें से भी तो पेनल्टी लग सकती है तुमको। तो फिर ओपन होगा तुम्हारा चैप्टर कौन सा? ऑफेंस एंड पेनल्टी। चलो ठीक है। अब क्या हुआ? इतनी सारी लाइबिलिटी तुम पे आ गई। डिमांड आना मतलब क्या? लाइबिलिटी आना। ठीक है। अब ये लाइबिलिटी पे कौन करेगा? हो सकता है तुम पार्टनरशिप फर्म हो सकता है तुम कंपनी हो सकता है तुम एचयूएफ हो सकता है तुम प्रोपराइटर हो। मतलब तुम्हें यही तो चेक करना होता है लाइबिलिटी अंडर वेरियस केस में कि कौन पे करेगा इन लाइबिलिटी को। इन लाइबिलिटी को पे करने वाला कौन होगा? अब मैम जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में जरूरी है हम ही काम करें, हमें किसी और की मदद भी लग सकती है। हम हमारे वर्क को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो आउटसोर्स का मतलब क्या है? जॉब वर्क। वो चैप्टर तुम्हारा आ जाएगा जॉब वर्क। अब जॉब वर्क से जुड़ा चैप्टर क्या है? कई बार मैम सप्लाई के रीजन से मुझे गुड्स को मूव नहीं करना होता है। विदाउट द रीजन ऑफ सप्लाई मेरे गुड्स का मूवमेंट होता है। और जॉब वर्क में क्या है? देयर इज नो सप्लाई, देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो भाई हमको डिटेल दो ना, कहाँ से कहाँ तुम्हारे गुड्स जा रहे हैं। तब ओपन होता है तुम्हारा क्या? ई वे बिल। तो वो ई वे बिल सिखाता है कि जब मूवमेंट करते हो गुड्स का इधर से उधर, तो हमको पूरा रास्ते का ब्यौरा दो कि कहाँ कहाँ से गुड्स जा रहे हैं, किस व्हीकल के अंदर जा रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, सब कुछ दे के रखो। तब ओपन होता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर? ई वे बिल। इतना सब होने के बाद फाइनली क्या मैं बोलूं? अब जाके मैं बोल सकती हूँ कि जरूरी थोड़ी ना तुम सिर्फ डोमेस्टिक सप्लाई करो, तुम कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे भी।
तो तब तुमको पढ़ना पड़ता है कौन सा चैप्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, और सिर्फ प्रोसीजर वाला चैप्टर है। तुम्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी, जो ऑलमोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट चीज हम कर चुके सप्लाई के साथ ही पहले ही, जीरो रेटेड सप्लाई, SEZ सप्लाई सब कर लिया, बट फिर वो बताता है तुम्हें फिर भी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है। तो कहना है कि यस, अब मैं इस पोजीशन पे बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, यस IDT इज ऑल अबाउट लिंकेज। एक से दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिक पूरा की पूरा क्या है, लिंक है, इसीलिए तो लाइन वाइज नहीं पढ़ा जाता कभी IDT। अब हमने कल क्या किया, ITC, जब तुम्हें याद है ITC का चैप्टर जब अपन ने स्टार्ट किया था, मैंने ITC के साथ रजिस्ट्रेशन के पार्ट दिए थे, कभी एक पार्ट दिया था, कभी दो पार्ट दिए थे, क्योंकि ITC को रजिस्ट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि कुछ लिंकेज ITC के रजिस्ट्रेशन में, तो रजिस्ट्रेशन के लिंकेज ITC में जुड़ते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर ढंग से नहीं आते तो यू कैन नॉट नो कि ITC का यूटिलाइजेशन कैसे, किसको मिलेगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, वो बताता है किन किन लोगों को ITC मिलेगा, तो ITC चैप्टर बताता है कि किन किन केसेस में तुमको ITC मिलेगा। तो पूरा IDT इज ऑल अबाउट लिंकेज, और इस लिंकेज के साथ हम चले थे। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा ये सप्लाई है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 1 है, मेगा एग्जेम्पशन है, नॉट टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, क्या है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, आगे बढ़ के सॉल्व कर सकते हो। हमने इसकी स्टेप भी कर ली थी ITC में कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, फिर इनपुट निकालो, फिर इन दोनों का एडजस्टमेंट करना है, और वो डिटेल में हमने वहां पे क्वेश्चन में किया है। और ITC का तो ओवरऑल वीडियो मेरा आएगा, उसमें मैं फिर से स्टेप्स तुमको बता दूंगी, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिमांड एंड रिकवरी कल ही खत्म किया है, अब डिमांड आ गई है तुम्हारे पास, जरूरी है तुम एक्सेप्ट कर लोगे वो डिमांड, तुम जाओगे अब अपील में। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, अपना अपील एंड रिवीजन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब अपील एंड रिवीजन में क्या है, देखो मैम क्यों है ये अपील एंड रिवीजन नामक टॉपिक। देखो क्या होता है, वही जो अभी मैंने तुम्हें समझाया कि टैक्स लॉ में क्या होता है, तुमको बहुत सारी ऑब्लिगेशंस दी जाती है, कुछ टैक्स प्रोसीजर्स हैं, कुछ नॉर्मल प्रोसीजर है जो तुमको फॉलो करने होते हैं। अगर तुमने वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए, तुम्हें लगता है कि तुमने सारे कंप्लाइंस कर लिए, लेकिन अगर हो सकता है तुम्हारे ऑफिसर को लगे, टैक्स ऑफिसर को, कि तुमने कोई कंप्लाइंस नहीं किया है, अगर उसको कोई नॉन कंप्लाइंस मिलता है तो उसका व्यू है कि तुमने भैया कंप्लाइंस नहीं किया, तुम बोल रहे अरे मैंने तो कंप्लाइंस किया, वही तो है, जब तुम दोनों के व्यूज मैच नहीं होंगे तब होगी अपील, कि नहीं भैया मैंने फ्रॉड नहीं किया, वो बोलता है तुमने फ्रॉड किया, हम बोलते हैं गलती हुई है, वो बोलता है फ्रॉड किया है। 73 है, 74 है, उस पर भी जजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप जाते हो क्या करने के लिए, अपील। अब लिंक क्या है, सबसे पहले आप जाओगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हम बाहर वाले लोगों से सजेशन लेने से पहले घर के लोगों से पूछ लेते ना, बताओ किसकी गलती। जब घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलता तब जाके हम कोर्ट तक जाते। तो यहाँ पे भी वही है कि सबसे पहले जाओ तुम, अगर कुछ गलती लगती है, गड़बड़ लगती है, कुछ भी लगता है, तो गो टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन है, सबसे ये कौन है, सुप्रिटेंडेंट। याद है शोकॉज नोटिस में ये वर्ड पढ़ा था, 73 74 का शोकॉज नोटिस, अगर 10 लाख तक तुम्हारा गड़बड़ है, मतलब शॉर्ट पे, नॉट पे, एरोनियस रिफंड वाला, अप टू 10 लाख है, तो सुप्रिटेंडेंट ही तुमको नोटिस इशू कर देता है। तो ये वर्ड वहां पे पड़ा है, बोलते देखो तुमको कभी जाना है तो तुम, सबसे पहले नीचे आता है तुम्हारा सुप्रिटेंडेंट, उसके ऊपर आता है ACDC, मतलब असिस्ट करने वाला डेप्यूटी कमिश्नर, फिर ACGC ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, और फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। सेम हायरार्की DT में भी सेम ही है। तो इनके पास तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अब इनके पास गए, इन्होंने डिसीजन दे दिया, इन्होंने क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया, मतलब अपने घर वाले लोगों ने क्या दिया, डिसीजन दिया, और उसके डिसीजन से आप अग्री हो। अब अग्री दोनों ही तो हो सकते हो, डिपार्टमेंट को भी गुस्सा आ सकता है, तुमको भी गुस्सा आ सकता है। अब तुम कहाँ पे जाओगे फिर अपील करने, अब अपील करने जाओगे अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब अपीलेट अथॉरिटी से भी गुस्सा होगा तो कहाँ जाएंगे, उनसे भी नाराजगी है तो तुम जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी नाराज हो गए तो क्या जाओगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल इज, appellate tribunal is last fact finding authority। मतलब फैक्ट के बेसिस पे अगर कोई केस सॉल्व होगा तो लास्ट अपीलेट अथॉरिटी पे होगा, क्योंकि हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ सॉल्व करता है।
तो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो यू विल गो टू हाई कोर्ट। अब अभी आगे मैं पूछूंगी कि व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बस ऐसे ही थोड़ी ना, फैक्ट मतलब क्या, मुझे इनवॉइसेस के बेसिस पे दिख रहा है यार कि ये तो 50,000 का इधर इनवॉइस लिखा हुआ है और गलती से सेल्स इन्होंने बुक कर दी 5 लाख की, लिखा 50,000 है, उधर गलती से क्या है 5 लाख लिखा है, तो ये तो फैक्ट दिख रहे हैं ना सामने। तो वो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट के बेसिस का अगर कोई केस है, लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट इफ इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है इंटरप्रिटेशन। कई बार जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने बोला ना कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन वाली चीजें अभी भी पेंडिंग है। अब प्लेस ऑफ सच पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्या किया है, प्लेस ऑफ सच पर्सन। अब वो सच पर्सन क्या है वो तो डिफाइन करो, कौन सी प्लेस जहां पे अभी वो है, जहां वो रजिस्टर्ड है। मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ में वर्डिंग्स लॉ की ऐसी है जिससे 2-3 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। तो ऐसे लॉ के इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कौन करता है, तुम्हारा हाई कोर्ट। तो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही तुम हाई कोर्ट के पास जा पाओगे, और हाई कोर्ट से भी नाराज हो गए तो अगेन हाई कोर्ट से नाराज हो गए तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या पूरी हायरार्की, पहले घर में बात कर लो, घर वाले ना सुने तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओ, अपीलेट अथॉरिटी ना सुने तो ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ट्रिब्यूनल ना सुने तो हाई कोर्ट के पास जाओ, हाई कोर्ट नहीं सुने तब जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। ठीक है, अभी इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि हाई कोर्ट सर्टिफाई वगैरह ये सब देखेंगे, बट पहले हायरार्की क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर अपीलेट अथॉरिटी। देखो एडजुडिकेटिंग लिखा है मतलब घर के लोग जो प्रोसीजर देखते हैं, फिर आती है अपीलेट अथॉरिटी। दोनों डबल ए हैं, लेकिन क्या है, वो एडजुडिकेटिंग मतलब घर की प्रोसीडिंग देखने वाला, ये अपील पे आ गए अब तुम, अपीलेट अथॉरिटी, फिर अपील करने वाला ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड देन कम टू सुप्रीम कोर्ट। चलो ठीक है, अब मैम इन लोगों ने डिसीजन दे दिया, मतलब मेरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुछ डिसीजन दिया, वही तो डिसीजन है, शो कॉज नोटिस आ गया। या तो इसने नोटिस इशू किया, या इसने किया, या इसने किया, या इसने किया, किसी ने तो किया शो कॉज नोटिस इशू। अब शो कॉज नोटिस इशू हो गया, या फिर कोई भी ऑर्डर या डिसीजन उन्होंने दे दिया, उनका कोई डिसीजन आ गया, कोई ऑर्डर आ गया और हो गए हम एग्रीव, हमारा तो काम ही एग्रीव्ड होना, दुखी होना, तभी तो अपील होगी आगे। तो अब अपील कहाँ होगी, जैसा मैंने बोला था, अब होगी एपिलेट अथॉरिटी को अपील। अब जब आप अग्रीव्ड हो, अग्रीव्ड होने के बाद एपिलेट अथॉरिटी के पास जाते हो तो कोई भी जा सकता है, सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है एज एन एसएससी, एसएससी भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है ना। ऑल्दो 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 यहाँ मैंने एसएससी वर्ड लिखा है, बट आईडीटी में डू नॉट यूज दिस वर्ड एसएससी, ये वाला वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि ये डीटी का वर्ड होता है। बट यहाँ पे अपील्स एंड रिविजन में कैसे समझाऊं, इसको लिख सकते पर्सन, या फिर वही टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, दोनों में से कोई भी जा सकता है। तो एसएससी वर्ड सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, नेवर यूज आईडीटी में एसएससी का वर्ड, क्योंकि अगर आप एसएससी वर्ड आईडीटी में यूज करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, डू नॉट यूज आईडीटी में एसएससी। तो अब आते हैं मैम यहाँ पे एसएस, मतलब हमारा पर्सन भी दुखी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी। अब टाइम लिमिट क्या है, जब हमारा पर्सन दुखी होता है तो वो जैसे ही ऑर्डर आया, ऑर्डर से 3 मंथ्स के अंदर जा सकता है अपील करने के लिए, और वहीं डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ का टाइम है। ये जाएगा 01, इसकी फॉर्म है तो इसका फॉर्म है 03, इसको भी डिले मिलेगा, इसको भी डिले मिलेगा, मतलब किसी सफिशिएंट रीजन के कारण तुम 3 मंथ्स या 6 मंथ में नहीं आ पाए थे अपील करने के लिए, तो लो भाई तुमको दे दिया टाइम, कितना दिया, दोनों को 1 मंथ का टाइम मिलेगा। लेकिन एसएससी अपील करने क्यों गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बोला होगा भाई तेरे को टैक्स पे करना है, तभी तो उसको लगा नहीं नहीं मुझे तो टैक्स पे करना ही नहीं है। डिपार्टमेंट को कोई टैक्स थोड़ा ना पे करना, उसको तो लेना है उल्टा। तो डिपार्टमेंट को कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती व्हेन इट कम्स टू अपील। जब डिपार्टमेंट अपील करता है, वो दुखी होता है तो उसको क्या डिपॉजिट करना है। लेकिन जब हमारा एसएससी अपील करता है तो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ अमाउंट। अब कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, देखो 2 तरह की चीज होती है, एक तो डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा जिसपे तुमको दुख है, और एक हो गया अनडिस्प्यूटेड अमाउंट। तो बोलता है कि सबसे पहले जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो तो भाई पूरा दे दो, उसमें क्या दिक्कत है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि इतना ड्यू है, दैट आई एम एक्सेप्टिंग,
तो उतना तो तुम पे कर दो, लेकिन साथ में क्या करो, जो तुम डिस्प्यूट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो डिस्प्यूटेड है ये लाइबिलिटी, उसका 10% दे दो। तो ड्यू जो एक्सेप्ट कर रहे हो वो तो दो, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसका क्या दे दो, 10%। लेकिन इसमें साथ में याद रखना, ये 10% भी कितना हो सकता है, सीजीएसटी होगा तो मैक्सिमम 25 करोड़ तक। मतलब ये पहले कैलकुलेट करेंगे, इसको चेक करेंगे विच एवर इज लोअर, और यही अगर आईजीएसटी होगा तो मैक्सिमम हम कितना लेंगे, ये पूरा चेक करेंगे ऑन दिस विच एवर इज लोअर। तो मतलब ऑब्वियसली इसका तो डबल ही होना है ना आईजीएसटी। इतना क्या कर सकते हो, इतना तुमको डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट से कोई डिपॉजिट नहीं है। अब डिपार्टमेंट कैसे जा सकता है मैम, डिपार्टमेंट को खुद को लगता है कि यार गलत है, या फिर डिपार्टमेंट को बोला है, कमिश्नर ने बोला है, किसी भी एसजीएसटी कमिश्नर हो, सीजीएसटी कमिश्नर हो, यूटीजीएसटी कमिश्नर हो, उन्होंने रिकॉर्ड्स पूरे चेक किए और बोले यार ये कैसा डिसीजन आया, ये तो गलत डिसीजन है। तो ऐसे में भी क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि जा भाई जाके अपील करके आ। तो वो खुद का दिमाग भी चला सकते हैं डिपार्टमेंट वाले, या फिर उनका दिमाग उनके सीनियर्स भी चलवा सकते हैं। तो अभी क्या किया, पहले तो आते हैं आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उन्होंने कोई डिसीजन दिया, तुम एग्रीव्ड हुए, तो तुम्हारे पास 3 मंथ है, डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ है, तुम्हारा 0-1 है, उनका 0-3 है। तुमको डिपॉजिट देना पड़ेगा, उनको डिपॉजिट नहीं देना, दोनों को कॉन्डोनेशन 1 मंथ का मिलेगा। तुमको देना है वट एवर एक्सेप्टेड प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ और 50 करोड़। आया, तो ये पहली हायरार्की हो गई मेरी। अब यहाँ पे आते हैं मैम प्रोसेस क्या होगी। चलो तुम गए, कहाँ पे गए, डिपार्टमेंट के पास गए, फिर उसके बाद गए अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या तुम्हें नेचुरल जस्टिस देगा, देना ही पड़ेगा, ये तो दोनों को ही देना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट गया तो एसएससी को देंगे कि भैया तू बता तेरे को क्या कहना है, फर्दर इंक्वायरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, काम की बातें नहीं है, सिर्फ हाँ नेचुरल जस्टिस देगा, फर्दर इंक्वायरी करेगा। क्या ये ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, इतनी ताकत तो देनी ही पड़ेगी। कंफर्म भी कर सकता है पुराने ऑर्डर को, बिल्कुल कर सकता है। और ये चाहे तो ऑर्डर को एन्यूल भी कर सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन्यूल, एन्यूल का मतलब क्या है, दिस सेम वर्ड यू विल फाइंड इन डीटी आल्सो। मैम जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब उसको नील कर सकता है पूरा, कैंसिल कर सकता है पूरी तरह, हाँ। कि नहीं फिर से अफ्रेश मैं ढंग से वापस देखता हूँ एन्यूल। मैम क्या केस को रेफर बैक कर सकते हैं, अब एन्यूल अलग चीज है, वो कैंसिल कर रहा है अपने हिसाब से चलेगा। रेफर बैक मतलब पुराने वाले को ही बोलो कि फिर से केस सॉल्व कर। तो यहाँ पे एपिलेट वाले के पास ताकत नहीं है कि वो वापस एडजुडिकेशन वाले को रिफर बैक करे कि तुम वापस देखो केस, रेफर बैक नहीं हो सकता। और याद क्या रखना है, सिर्फ ये क्या करना है याद रखना, क्योंकि यही कुछ नया है जो हमको दिमाग लगाना है। मैम क्या ये और कड़ी रेगुलस चीज कर सकता है, हाँ कर सकता है मैम। ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, हाँ स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, फालतू की चीज है। और ये रहा वापस से वो, अगर ये 73-74 अप्लाई होता है यहाँ पे, तो आप तब तक ऑर्डर पास नहीं कर सकते जब तक 73-74 का नोटिस ना दे दो। यही तो था, हमने वहां पे भी पढ़ा था कि 73-74 अगर तुमको अप्लाई करना है तो शो कॉज नोटिस 73-74 में जाएगा, तभी तो तुम 73-74 क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। एंड ओवरऑल एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास एक एडवाइजरी टाइम लिमिट, एडवाइस कर रहे हैं कि ये जितना भी तुमको करना है ना 1 ईयर के अंदर खत्म करके ऑर्डर दे दो। दिस इज जस्ट एन एडवाइजरी टाइम लिमिट, जरूरी नहीं है कि वो इतने में कर दे, इसलिए लिखा है ना आगे, सिर्फ एडवाइस किया है। हाँ अगर कोई स्टे आ जाए तो, कल भी तो पढ़ा था, स्टे कहीं पे आता है तो वो स्टे तो तुमको हटाना ही पड़ेगा, वो टाइम लिमिट इस 1 ईयर में से हट जाएगी। तो ये तुम्हारा अपील कहाँ पे हुई, ये अपील हुई तुम्हारी एपिलेट अथॉरिटी के पास। अब ये एपिलेट अथॉरिटी के केस में एक और चीज है, सपोज तुम्हारा जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था वो कौन था, बोलते हैं सपोज तुम्हारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डेप्यूटी कमिश्नर था, असिस्टेंट कमिश्नर था, सुपरिटेंडेंट थे। तो अपील कर तुम्हारी अपीलेट अथॉरिटी पता है कौन होगी, ये ज्वाइंट कमिश्नर ही हो जाएगा। तो उसका सीनियर ही क्या हो जाएगा, तुम्हारी अपीलेट अथॉरिटी। लेकिन मैम ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही मेरी ज्वाइंट कमिश्नर हुई, एडिशनल कमिश्नर हुई, तो फिर तुम्हारे लिए अपील किसकी होगी, कमिश्नर के पास जाओगे अपील। एंड ये अपील जो है ना, ये एडजुडिकेशन वाले ऑफिसर्स के पास नहीं होती है, 2 विंग होती है।
एक विंग होती है जो प्रोसीजर देखती है और एक विंग होती है जो सिर्फ अपील देखती है। तो इसमें भी 2 डिवीजन होते हैं, डीटी में भी ऐसे ही होता है, एडीटी में भी ऐसा होता है। एडजुडिकेशन देखने वालों की हायरार्की ऐसी सेम है, सेम ऐसी एक विंग होगी जो अपील देखेगी, तो अपील देखने वालों की हायरार्की भी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनका क्या होता है, विंग अलग होता है। आया समझ में? तो अगर तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर है या फिर ज्वाइंट कमिश्नर है तो सीधे ऊपर कमिश्नर के पास अपील करना, और उसी लिए लिखा होता है कमिश्नर ऑफ अपील। अगर तुमने सिर्फ कमिश्नर लिख दिया और अपील नहीं लिखा ना तो आंसर गलत है। सेम इन डीटी, कमिश्नर ऑफ अपील अलग है, सीआईटी ऑफ अपील बोलते हैं उसमें वहां पे, एंड सीआईटी इज डिफरेंट। और मैम अगर ये डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह हुए तो गो डायरेक्टली टू द ज्वाइंट कमिश्नर। और यहाँ क्या लिखा है देखो फिर से ब्रैकेट में, अपील वाले ज्वाइंट कमिश्नर के। तो यहाँ पे मेरा खत्म हुआ कि हाँ भैया हमको दुख था, हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चले गए। अब हमारा दुख और बढ़ गया। क्या हुआ? अब हमारा दुख क्यों बढ़ गया? पहले मैम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुछ दिया, हम गए अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो ये पूरी राम कथा अपीलेट अथॉरिटी की चल रही थी। अब अपीलेट अथॉरिटी ने भी ऑर्डर दिया, हम तो दुखी है, हमारी तो आत्मा ही दुखी है, हम फिर से कहाँ गए? अब अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट अथॉरिटी भी हमारे फेवर में नहीं, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने का ऑप्शन। अब एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास क्यों जाओगे भाई? क्योंकि तुम एग्री बाय द डिसीजन हो। किसके डिसीजन से एग्रीव्ड हो? डबल ए। तुम्हें पता होना चाहिए इससे पहले डबल ए क्या है, ये है मेरी अपीलेट अथॉरिटी। और अपीलेट अथॉरिटी से पहले डबल ए कौन होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो मैम क्योंकि हम अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से दुखी हैं तो हम आ गए किसके पास? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। या फिर ये एक रिवाइज्ड ऑर्डर है। अब ये रिवाइज्ड अथॉरिटी क्या होती है, रिवीजन अथॉरिटी क्या होती है, थोड़ा सा ब्रेक बट है, कुछ तो है जिसमें रिवीजन भी होता है। रिवीजन अथॉरिटी के लिए भी तुम अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास क्या कर सकते हो? जा सकते हो। अब एग्री पर्सन फिर से कौन होगा? वही ले देके तुम्हारा पर्सन या डिपार्टमेंट। अब फिर से यहाँ पे टाइम लिमिट सेम है। हाँ, यहाँ पे भी ऑर्डर की डेट से 3 मंथ का टाइम है और यहाँ पे भी ऑर्डर की डेट से तुम्हारे पास 6 मंथ का टाइम है। जाओ, कहाँ पे जाना है? ट्रिब्यूनल के पास जाना है ना। तो जैसे ही अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को लेकर ट्रिब्यूनल के पास 3 मंथ या 6 मंथ सेम जा सकते हो। लेकिन ये बड़ी बात है, तो यहाँ 1 मंथ का कंडोनेशन नहीं है, यहाँ पे कंडोनेशन कितना है? 3 मंथ। अब एक चीज देखो, सिर्फ किसको कॉन्डोनेशन मिला है? हमारे पर्सन को, इनको नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी इनको ओवरऑल 6 महीने मिल चुके, इनको अब टोटल करके 6 महीने मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको क्या नहीं दिया? कोई कंडोनेशन नहीं दिया। बड़ी बात है, सिर्फ यहाँ पे पर्सन को मिला है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। यहाँ पे अपील का नंबर है 5, यहाँ पे है 7, इसे नहीं रट पाओ कोई बात नहीं, छोड़ सकते। लेकिन अब यहाँ से चालू होती है फीस की बात। यहाँ फीस भी लगेगा और यहाँ पे प्री डिपॉजिट जब वहां लगा है तो यहाँ पे भी तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे फीस कितना है? जिस भी पर्पस के लिए जा रहे हो, सपोज करो तुमको टैक्स आया 10 लाख रुपए का टैक्स पे करना है, तो पर लाख पे 1000 रुपीज की फीस है। तो यू हैव टू चेक कि वो अमाउंट कितना है जिसके लिए लड़ने जा रहे हो। 10 लाख के लिए लड़ने जा रहे हो तो पर लाख का 1000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, यस यू हैव टू लर्न दिस। ये लर्न करना है फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यू। ये हो गई तुम्हारी फीस। मैम प्री डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा? वहां पे 10% डिपॉजिट करवाते थे, अब यहाँ पे डिपॉजिट कितना है? एक्सेप्ट करने वाला तो पूरा दो, डिस्प्यूट वाला 20% दो। और वहां पे भी मैक्सिमम था, यहाँ पे भी क्या है? फिर से मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना लेंगे? 25 करोड़ और 50 करोड़। अब एक और चीज मैम, ये जो आप ले रहे हो, पहले भी तो आप डिपॉजिट ले चुके हो, नेट ऑफ करोगे क्या? नेट ऑफ नहीं है, यहाँ पे अलग से फिर से चेक किया जाएगा। प्रीवियस डिपॉजिट जो था वो तो था ही, उसके बाद एडिशनल है अलग से, और फिर से देख रहे हैं, अफ्रेश देख रहे हैं कि अब अफ्रेश 20% इतना, जिसका मैक्सिमम 25 करोड़ या 50 करोड़ इज द केस में भी। तो दो ही चीजें याद रखनी है यहाँ पे, प्री डिपॉजिट, फीस। वहां पे भी क्या है? प्री डिपॉजिट, वहां फीस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो मैम, इसके बाद क्या है? मैम अगर डिपॉजिट जो है किसी पेनल्टी से रिलेटेड हुआ तो हो सकता है ना कि क्या हो, तुमको टैक्स नहीं, तुमको डाउट है सिर्फ पेनल्टी के ऊपर। टैक्स तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि मुझे देना है, इंटरेस्ट भी तुम एक्सेप्ट करते हो मुझे देना है, तो यहाँ पे जो तुम 10% या 20% देख रहे हो वो पेनल्टी डिपॉजिट का आ जाएगा।
टैक्स नहीं होगा तो पेनल्टी होगी, तो पेनल्टी का 10 या 20% देख लेना। तो एज द केस में भी टैक्स के लिए लड़ने जा रहे हो तो टैक्स का देखो, पेनल्टी के लिए लड़ने जा रहे हो तो पेनल्टी का क्या देखना होगा, 10 या 20% तुमको चेक करना। तो फिर से आते हैं, तो दोनों में से हम कोई भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अब एक और चीज दी है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब ये क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, ये सपोज करो ये बेचारा कौन, ये एसएससी, हमारे एसएससी ने 3 महीने कुछ नहीं किया, उसने इसका मतलब चूज किया चुप रहते, कुछ नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट दिमागदार, जैसे ही 3 महीने खत्म हुए, डिपार्टमेंट ने, इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपील कर दी। अब बेचारे का टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके पास कोई जेन्युइन रीजन भी नहीं है कि जिसके कारण वो बोले कि मुझे कॉन्डोनेशन ऑफ डीले दे दो। उसने खुद नहीं चूज किया था ना कि मुझे नहीं जाना। अब नहीं जाना, तुम ये थोड़ा ना कंडोनेशन ऑफ डीले लोगे कि मेरी मर्जी थी, पहले नहीं जाना था, अब जाना चाहता हूँ तो मुझे कंडोनेशन ऑफ डीले दे दो, नहीं देंगे। इसका बेचारे का टाइम खत्म हो गया बिकॉज इट चूजेस नॉट टू अपील। उसने चूज किया था मैं नहीं जाऊंगा, तभी तो बेचारा शांत बैठा था। अब किसी एक पार्टी ने क्या किया, मना कर दिया, ये चला गया। अब ये चला गया तो उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का तो मौका दो कि मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। तो बोलता है अगर फर्स्ट पार्टी का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है तो भी 45 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, जैसे आता है ना कि तुम्हारे अगेंस्ट अपील हुई है, डिपार्टमेंट ने अपील की, सामने वाले को एक नोटिस तो जाएगा ना कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट अपील हुई है। तो जैसे ही वो ऑर्डर ऑफ अपील आता है, वहां से 45 डेज के अंदर तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करो। इट इज इक्विवेलेंट टू अपील फाइलिंग। मतलब तुम ऑब्जेक्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही दिया ना उसको एक तरह से। तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करो, और ये ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे तुमने अपील दे दी, और इसमें तुमको फिर से कंडोनेशन दिया 45 डेज। तो फिर तुम्हें समझ में आया यहाँ पे कंडोनेशन क्यों अलग से दिया इसको। इनका तो ओवरऑल 6 महीने कर दिए खत्म, बट इसके 6 महीने खत्म होने के बाद और 3 महीने देते तो उनके पास 9 मंथ टाइम होता है। उनके पास एटलीस्ट किसी रीजन से कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ, तो उनको 3 महीने देना थे। और अगर क्रॉस ऑब्जेक्शन वाली बात है तो फिर क्या किया, उसको इधर 45 डेज प्लस 45 डेज का टाइम दे दिया, अगर सामने वाले ने चूज किया कि मैं नहीं जाऊंगा है। तो अभी अपन ने क्या किया, एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास कब जाओगे, जब एडजुडिकेटिंग अपीलेट अथॉरिटी या फिर रिवीजन अथॉरिटी कुछ तो है, उनके डिसीजन से तुमको दुख होता है, तो तुम 3 मंथ या 6 मंथ में जा सकते हो, कंडोनेशन 3 मंथ मिलेगा। कुछ फीस भरनी पड़ेगी, वो है लैक्स पर लैक 1000 और 25,000 विच एवर इज लोअर। इसका मतलब मैक्स फीस कितनी जाएगी, 25,000। इसके बाद प्री डिपॉजिट 20% के हिसाब से, अगर टैक्स का है तो टैक्स का 20%, पेनल्टी है तो पेनल्टी का क्या जाएगा, 20% जाएगा। वही मैक्सिमम 25 करोगे, 50 करोड़ चेक करना। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन करके भी कुछ ना कुछ तो दिया है। अब आते हैं, क्या ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर लेगा ये अपील? ट्रिब्यूनल चाहे तो तुम्हारी अपील को रिफ्यूज भी कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। नाउ इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ ट्रिब्यूनल वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द अपील। ये किसके ऊपर है डिस्क्रिशन, ट्रिब्यूनल के ऊपर है कि उसको तुम्हारी अपील एक्सेप्ट करनी है या उसको अपील एक्सेप्ट नहीं करनी। अब क्या होगा, अगर जिस भी चीज के लिए तुम लड़ने जा रहे हो, या तो टैक्स होगा, या फिर क्या होगा, आईटीसी होगा, या पेनल्टी या फाइन होगा, जो भी है, अगर वो 50,000 से अबाउ नहीं है तो फिर ट्रिब्यूनल हाथ में केस नहीं लेगा। कम से कम 50,000 का तो केस हो, तुम्हारा 50,000 का भी नहीं है, इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000, इक्वल टू 50,000 पे रिजेक्टेड, अबाउ 50,000 इट इज चांस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो या तो अपील एक्सेप्ट होगी या फिर क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। वॉट एवर टैक्स या आईटीसी है, डिफरेंस आ रहा है टैक्स आईटीसी में, पेनल्टी है, किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, इफ डज नॉट एक्सीड 50,000 तो ये केस क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो। क्लियर क्लियर, क्या हो जाएगा, द केस विल गेट रिफ्यूज। फिर से वही, ऑर्डर को क्या क्या कर सकते हैं, अभी किया था, ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, एनुअल कर सकता है, एनुअल भी कर सकता है, मतलब एकदम अफ्रेश। मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन अब ये हो गया फिर काम का,
क्या ये रेफर बैक कर सकता है पुरानी अथॉरिटीज को? हाँ, ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, रेफर बैक कर सकता है। किसको रेफर बैक कर सकता है? मैम सबसे पहले एपिलेट अथॉरिटी ने ही तो केस सॉल्व किया होगा, इससे जस्ट पहले एपिलेट अथॉरिटी आती है, बोलेगा वापस कर केस सॉल्व, ढंग से नहीं हुआ है, रेफर बैक कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स को ध्यान दो, ये पॉइंट्स तुमने ध्यान नहीं दिए, रेफर बैक हो गया केस। ठीक है, अब कुछ तो है तुम्हारा रिविजनल अथॉरिटी, उसके पास भी जा सकता है, और वो ओरिजिनल तुम्हारी सबसे ओरिजिनल प्रिंसिपल कमिश्नर हो सकता है, सुपरिटेंडेंट हो सकता है, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक के पास इसका क्या है, पावर है कि वापस रेफर बैक एकदम पुराने को भी, ओरिजिनल वाले को भी ये कर सकता है। वट एवर डायरेक्शन ही फील्स, जो उसको लगता है, उसने कुछ एडिशनल एविडेंस देखे होंगे, कुछ तो ऐसा देखा होगा कि रेफर बैक करके या तुमने ये ध्यान नहीं दिया, इसके हिसाब से केस सॉल्व करो, कहना से डायरेक्शन दे देगा। और डायरेक्शन देने के बाद अगर हमारे अथॉरिटी 73 74 का ऑर्डर देते हैं तो कितने साल में देना होता है? 2 इयर्स के अंदर। ये कहाँ पड़ा? डिमांड एंड रिकवरी। तो अगर इन्होंने कोई डायरेक्शन दिया विद द डायरेक्शन दैट दे फील नेसेसरी आफ्टर कंसिडरिंग एडिशनल एविडेंस, तो एडिशनल एविडेंस कंसिडर करने के बाद अगर ये डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड है, 73 74 से रिलेटेड है, तो 2 इयर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल अथॉरिटी को अब ऑर्डर देना। क्या ये बात समझ में? फिर ये कोई घिसी-पिटी लाइन, क्या नेचुरल जस्टिस दोगे? हाँ दे देंगे। फिर से ये डिमांड एंड रिकवरी में नहीं पड़ा, मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट कितना है? 3 टाइम्स। वही चीज यहाँ लिखी है, मैक्सिमम कितना एडजॉर्न करेंगे? 3 टाइम्स। यहाँ पे एडवाइजरी टाइम है, 1 साल के अंदर खत्म कर लो यार सब कुछ। इट इज जस्ट अ एडवाइजरी टाइम लिमिट। मैम इनसे गलतियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा? बिल्कुल होगा। खुद भी उनको लगता है, खुद से ट्रिब्यूनल को लगता है यार मेरे से गलती हुई, ट्रिब्यूनल को किसी ने बताया कि तुमसे गलती हुई, तो ट्रिब्यूनल रेक्टिफिकेशन जरूर कर सकता है। रेक्टिफिकेशन विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर देने से 3 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अपील एंड रिवीजन इज ऑल अबाउट लर्निंग द टाइम लिमिट, हेरारकी, टाइम लिमिट, हेरारकी, टाइम लिमिट, हेरारकी, दो ही चीज बोल पा रही हूँ। हेरारकी याद रखो और टाइम लिमिट याद रखो, और एक चीज अगर मैं और जोड़ू, कहाँ रेफर बैक कर सकते हो, कहाँ पे रेफर बैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन करने की ताकत है। हाँ मैम रेक्टिफिकेशन तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये रिव्यू नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो? एक होता है रिविजन, एक होता है रिव्यू, एक होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है रिव्यू, एक होता है रिवीजन। अब सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड रिव्यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड रिव्यू? रिव्यू मीन्स हम खाली एनालिसिस कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन हम कुछ चेंज कर सकते हैं, उसमें जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अगर मिस्टेक तुम्हारे एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ही दिख जाए तो हम बोलते हैं ये क्या है, रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। अब मोस्ट अंडररेटेड कॉन्सेप्ट व्हाट इज मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? तो जनरल आंसर ये होते हैं जो देख के ही समझ में आ जाए रिकॉर्ड में कि ये मिस्टेक है, बस देख लिया और समझ में आ गया कि ये देखो मैम रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, जैसे ये बुक है, ठीक है, इसमें मुझे सपोज करो पहले ही पता चल गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट की गलती लिखी है, मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, गलत। दिस इज नॉट मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? अब डीटी में फिर से मिलेगा तुमको कि व्हाट इज मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मतलब जिसपे 2 व्यूज पॉसिबल नहीं, आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं, नो 2 व्यूज पॉसिबल, पॉइंट नंबर 1, वो होता है मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? फॉर विच इन्वेस्टिगेशन इज नॉट नीडेड, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है कि ढूंढ के हम निकाल रहे हैं। For that, no investigation needed, no arguments are possible. And mistake apparent from record कभी भी law related नहीं होती, it is always related to fact. उस इन तीनों चीजों को एक कॉमन वे में बोला जाता है mistake apparent from record। तो क्या बोला? mistake apparent from record, लॉ की मिस्टेक नहीं होती,
ये होती है फैक्ट वाली। ये इन्वेस्टिगेशन से नहीं पता चलती है, और इस पे आर्ग्यूमेंट्स या फिर टू ओपिनियन आर नेवर पॉसिबल, एक ही ओपिनियन होता है। तो ये 3 पॉइंट में से कुछ भी आ जाए और ये तीनों आ जाए, तब बोलते हैं मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो अगर मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो होता है रेक्टिफिकेशन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन अगर प्री जुडिशियल गया है या तो मेरे लिए या डिपार्टमेंट के लिए, या तो डिपार्टमेंट के लिए प्री जुडिशियल है या मेरे लिए प्री जुडिशियल है, तो डिपार्टमेंट एक बार अपील करेगा कि रिवाइज करो इस ऑर्डर को, देखो क्या ऑर्डर रिवाइज करने की जरूरत है, और ये सीनियर के पास जाएगा, जूनियर नहीं करेगा, सीनियर के पास जाएगा और सीनियर को रिक्वेस्ट करेगा कि रिवाइज करके दोनों ऑर्डर। लेकिन रिव्यू क्या है? रिव्यू की पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। रिव्यू की पावर किसके पास है? सिर्फ हाई कोर्ट के पास। वो अपने ही ओपिनियन को, अपने ही दिए हुए ऑर्डर को फिर से क्या कर सकता है? वापस देख के चेंज कर सकता है। दैट इज रिव्यू, वापस से व्यू करना और उसको चेंज करना, एंड पावर ऑफ रिव्यू इज ओनली विथ हाई कोर्ट। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन अलग है, रिवीजन अलग है, रिव्यू अलग है। ठीक है, तो क्या मैम रेक्टिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब मैम ट्रिब्यूनल ना 2 बेंचेस से बने। 2 बेंचेस मतलब एक नेशनल लेवल की बेंच होती है और एक स्टेट लेवल बेंच होती है। इतना रटना जरूरी नहीं, बट पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल बेंच भी होती है ट्रिब्यूनल में, और स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे 2 मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेवल पे 3 मेंबर्स होते हैं। फिर रीजनल लेवल पे भी, मतलब सबसे बड़ी नेशन, नेशन के बाद स्टेट, स्टेट के बाद रीजन, रीजन के बाद एरिया, ऐसे अलग अलग क्या होती है? बेंचेस होती हैं किसकी? ट्रिब्यूनल की। सारे बेंच में 3 मेंबर मिलेंगे सिवाय नेशनल बेंच, जहाँ पे सबसे बड़ी उस पे सिर्फ 2 ही लोग, बाकी छोटे छोटे में क्या है? 3 लोग। प्रॉब्लम क्या है? मेंबर्स कौन से होंगे? एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा स्टेट और सेंटर का, तो होगा टोटल 3 लोग। जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल स्टेट वाला भी हो गया, सेंट्रल वाला भी हो गया, ये हो गया 3 मेंबर। याद रखना एक चीज, ट्रिब्यूनल जो नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल के ट्रिब्यूनल को आप प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकते हो, क्योंकि वो नेशन वाइज क्या ले रहा है? डिसीजन। बट अगर यही ट्रिब्यूनल स्टेट लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है, एरिया लेवल पे है, इसको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल अबाउट किसके पास टेक्स्ट जाएगा, तो यहाँ पे बाइस होने के चांसेस हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड चीजें सिर्फ नेशनल लेवल बेंच ही क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो इफ यू वांट कि प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इश्यू सॉल्व हो, तुम एग्रीव्ड हो, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नेशनल लेवल वाला सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर डायरेक्टली कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो जुरिस्डिक्शन वाइज होता है, सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन वाइज नहीं होता। तो अगर नेशनल लेवल वाले ट्रिब्यूनल ने कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड तुमको क्या दिया? दिक्कत दी है, मतलब तुम एग्रीड हो, तो नाउ यू विल नॉट गो टू हाई कोर्ट, यू विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास तभी जाना जब क्या हो? क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, नहीं तो वो भी नहीं जा सकती। ठीक है मैम, अगर अदर कोई ट्रिब्यूनल है, इशू आया, तो अदर कोई ट्रिब्यूनल है, इशू आया, तो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, वहां सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ता है। पर शर्त यही है कि चाहे हाई कोर्ट के पास जाओ या सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, होना चाहिए क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है मैम, कभी ऐसा हो कि कोई मेंबर एब्सेंट हो किसी बेंच में से, किसी भी रीजन से, तो ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर इन अ बेंच ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर कोई एब्सेंट है तो इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ क्या लेना है? बेंच 2 लोगों की होनी चाहिए। अभी देखा नेशनल लेवल पे तो 2 लोग चाहिए, अगर नेशनल लेवल नहीं तो भी कम से कम अगर कोई एब्सेंट है तो वो बोलते क्या करो, अगर सेंट्रल लेवल पे हो ना, मतलब वो 2 लेवल वाली बेंच, तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके तुम क्या कर सकते हो? डिसीजन दे सकते हो। और अगर स्टेट लेवल पे कोई नहीं है तो क्या करो? यहाँ पे भी किससे ले सकते हो? स्टेट पे जो प्रेसिडेंट है, इस नेशनल ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल वाले प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ मैं, अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, देश के सेंट्रल लेवल के प्रेसिडेंट से यहाँ पे तुम ऑप्शन क्या ले सकते हो? अप्रूवल। और यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो भी प्रेसिडेंट है उससे क्या ले सकते हो? ओपिनियन, उनका अप्रूवल ले सकते हो, डिसीजन दे सकते हो। अगर कोई एब्सेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं। पर अब ये इंपॉर्टेंट है मैम, कई बार ऐसा होगा सिंगल बेंच भी सॉल्व कर देगी तुम्हारा,
सिंगल बेंच भी क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा तुम्हारा केस। कब, फिर से याद रखना है इसको, तब अगर जो भी चीज के लिए तुम गए हो, जो भी चीज है, जिस भी चीज के लिए तुम गए हो, पहली चीज उसका अमाउंट अगर 5 लाख से ऊपर नहीं है, या तो टैक्स में डाउट है, या आईटीसी में डाउट है, या पेनल्टी में डाउट है, या कोई डिफरेंस आ रहा है, इफ इट इज अप टू 5 लाख, नॉट मोर देन 5 लाख, तो एक बंदे को भी सॉल्व करने के लिए बिठा लेंगे। बस याद रखना ये 5 लाख वाली चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ ना हो। क्या बोलना चाह रहे हो मैम? इट इज 4 लाख but it is question of law. Can I go to a single bench? No. पहला ही बोला है, एक तो 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मैम यहाँ पे 4 लाख है बट इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिंगल बेंच सॉल्व नहीं करेगा। मैम इट इज 5 लाख एंड इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिंगल बेंच सॉल्व नहीं करेगा। मैम इट इज 5 लाख एंड इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो बोला था ना चलेगा, अब सिंगल बेंच सॉल्व कर सकते। मैम इट इज 6 लाख एंड इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, अरे 6 लाख पे तो एनीवेज ही अलाउड नहीं है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए और 5 लाख तक होना चाहिए, तब तक सिंगल बेंच चलेगा, इसके बाद सिंगल बेंच नहीं चलेगा। मैम ये सिर्फ 50,000 का क्वेश्चन है, सुनना, 50,000 रुपीज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ट्रिब्यूनल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, याद है? 50,000 तक के क्वेश्चन को तो ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो तुम यहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, सिंगल बेंच भी दूर है क्योंकि ट्रिब्यूनल ही एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आया फ्लो पूरा? तो यहाँ पे याद पता है क्या चीजें रखनी है, वही लिमिट्स, 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 चाहे वो टाइम लिमिट हो या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये सब की टाइम लिमिट हो, और दूसरा हायरार्की। फिर ये क्या हुआ, सॉल्व हो गया तुम्हारा फाइनली ट्रिब्यूनल वाला चीज। तो हम पहले थे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से जाते हैं एपिलेट अथॉरिटी के पास, एपिलेट अथॉरिटी के बाद जाते हो तुम एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। अभी भी मैंने ये रिवीजन अथॉरिटी को थोड़ा सा होल्ड कर दिया क्योंकि फ्लो चल रहा है, तो अभी मैंने रिवीजन अथॉरिटी को थोड़ा सा होल्ड किया। मैम अब तो हम ट्रिब्यूनल से भी दुखी हैं, तो इतना दुख है जिंदगी में, तो हम तो किससे दुखी हो गए, ट्रिब्यूनल से भी दुखी। अब कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली यू विल गो टू हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से दुखी होके कहाँ जाओगे मैम? ऑब्वियसली वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो चलते हैं अब हाई कोर्ट के पास। कौन जाएगा? फिर से डिपार्टमेंट भी जा सकता है, हाँ जी, वो जो पर्सन है एग्री पर्सन भी जा सकता है, जी हाँ। याद रखना, फिर से लिख के दिया है यहाँ पे, अगर तुम्हारा ट्रिब्यूनल जो था वो प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है एट नेशनल लेवल, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि ये स्टेट वाइज है। अगर ये नेशनल लेवल ने सॉल्व किया है तो डायरेक्टली कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा when it is related to place of supply or any other thing also। फिर आते हैं मैम यहाँ पे हाई कोर्ट में आ गए हम, चलो हाई कोर्ट के पास आ गए, व्हाट इज दिस? तभी आओगे जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एपिलेट ट्रिब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। ठीक है मैम, कितने दिन में आ सकते हैं? अगर तुम्हारे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद 180 डेज का टाइम लिमिट है, 08 में अपील करके तुम क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट के पास आ सकते हो, सिंपल। प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ क्या लिखा है? क्वेश्चन अप्लाइड, डिसीजन किस किस चीजों पे देगा? हाई कोर्ट आपको किन किन चीजों पे डिसीजन देगा? वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव अप्लाइड एंड एडिशनल इफ हाई कोर्ट सेटिस्फाइड दैट केस इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। क्या लिखा है? सीधा तो बोला है, जो क्वेश्चन तुमने अप्लाई किया उसके लिए हाई कोर्ट सजेशन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, या फिर एडिशनल चीजों के लिए भी दे सकता है अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। ऐसे पढ़ के समझ में आए? हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है तो नई चीजों पे भी वो बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको उल्टा पढ़ते हैं। ये हम गए किसके पास? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जाने के लिए पहले तुमको क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन है, इसके लिए हम जा रहे हैं। अब लिखते लिखते सपोज करो 3-4 ऐसी चीजें थी जो तुमने नहीं लिखी, तुम्हें लगा था कि क्या ही जरूरत है, नहीं लिखते हैं। अब बाद में तुमको लगा बाद में कि यार इन चीजों पे तो डिसीजन चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो गई,
जब हमने अप्लाई किया था, अप्लाई करते वक्त वो क्वेश्चंस लिखे ही नहीं। अब बाद में तुमको लगता है कि यार शिट गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? इन पे भी डिसीजन चाहिए था। अब तुम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही बोला था कि ये डिसीजन किस पे देगा? द क्वेश्चन यू हैव अप्लाइड। तुमने जिस चीज के लिए अप्लाई किया था। अगर टाइम लिमिट है, सपोज अगर टाइम लिमिट है, तो फिर फ्रेश वापस क्या करो, एप्लीकेशन दो अलग से उन 3 चीजों के लिए। एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट की तो भी ठीक है। लेकिन तुमने तो नहीं बोला। अब हाईकोर्ट को लगता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन की, पूरा केस सुना करा, और उसको लगता है 3 चीजें हैं, इस पे तो मुझे आंसर देना चाहिए, इस पे ऑर्डर जाना चाहिए। अगर अब ये डिस्क्रिशन हाईकोर्ट का है, तुम अप्लाई नहीं कर सकते। खुद से हाईकोर्ट को लगता है तो वो एडिशनल चीजों पे बोलेगा। फिर भले ही फिर हाईकोर्ट को जो लगता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं चलता। जब तुम अप्लाई कर रहे हो देन इट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हेन हाई कोर्ट डिसाइड कि आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट कुड बी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोथ। क्योंकि ये डिस्क्रिशन किसका है? हाई कोर्ट का है कि इस केस के लिए इस पे भी जजमेंट देना जरूरी है। तो वो कंप्लीट डिस्क्रिशन वहां है, फिर वहां लॉ और फैक्ट मत करने बैठे। समझ में आया इसका इंटरप्रिटेशन? मैम क्या होगा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए? तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो हाईकोर्ट लेवल पे भी मेजोरिटी, जिसकी पार्टी में ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाई कोर्ट रिलेटेड। तो हाई कोर्ट के पास भी दोनों जा सकते हैं। हाँ जी, दोनों जा सकते हैं। 180 डेज में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 08 में जाना है अपील, याद रह जाए फॉर्म तो अच्छी बात है, आजकल ये लोग दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन ये फॉर्म नंबर का भी दे देते। तो 08 है, तुम जो अप्लाई करोगे उस पर आंसर आएगा, और जो तुमने अप्लाई नहीं किया उसके लिए हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। उसको अगर किसी चीज पे आंसर देना है तो वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मेजॉरिटी बेसिस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे क्या होता है? डिसाइड होता है। डन। अब ले दे के बात बची क्या? अब हम जाएंगे मैम सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट से दुखी हुए, अल्टीमेट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तभी जा पाओगे, तभी जा पाओगे, तभी जा पाओगे जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा। अगर हाई कोर्ट ने बोला ये सुप्रीम कोर्ट के लायक क्वेश्चन नहीं है, तो तुम जबरदस्ती जा ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के पास। तो तुम्हारा एग्रीव्ड होना तो कंपलसरी है, लेकिन तुम्हारे एग्रीव्ड होने के साथ हाई कोर्ट का सर्टिफाई करना ज्यादा कंपलसरी। तो अगर दोनों चीजें होती है तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, या फिर वही नेशनल लेवल पे अगर कुछ केस सॉल्व हुआ है तो जाते ही सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर सकता है, या फिर रेफर बैक कर सकता है कि हाई कोर्ट तुम ही सॉल्व करो इसको। आया? हायरार्की कहाँ गई? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अगर तुम जाते हो अपीलेट अथॉरिटी, तो 3 महीने तुमको मिले, उसको कितने मिले? 6 मंथ। फिर उसके बाद कंडोनेशन तो सेम था। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जाते हो तो इसको भी 3 मंथ है, उसको भी 6 मंथ है, लेकिन इसको कंडोनेशन 3 मंथ्स का मिला है। फिर हम आते हैं किसके पास? हाई कोर्ट के पास। कितने दिन है? 180 डेज है। और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जाने का टाइम लिमिट देके रखा नहीं तुम्हारे आईडीटी में। ऑल्दो हमको पता है 60 डेज होता है, बट नहीं लिखा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब मैम सबसे पहले जब अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी बोल रही हूँ, तब 10% का डिपॉजिट है। बाकी वही 25 करोड़ 50 करोड़ एज द केस में भी। अगर मैम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाए तो 20% का डिपॉजिट है। अगेन मैक्सिमम आई हैव टू चेक। ये 2 चीजें हो गई। फीस कहाँ पे? अपीलेट ट्रिब्यूनल में है फीस। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के टाइम या फिर अपीलेट अथॉरिटी के टाइम फीस का कोई लफड़ा नहीं है। अब ये एक छोटी सी चीज ये है, ये क्या? एडिशनल एविडेंसेस। क्या अपीलेट अथॉरिटी या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब वही हमारे घर के लोगों ने केस सॉल्व कर लिया। अब घर के लोगों ने केस सॉल्व कर लिया, पसंद नहीं आया, अब हम जाएंगे या तो अपीलेट अथॉरिटी के पास या फिर जाएंगे हम अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। इन दोनों में से किसी एक के पास तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, या तो यहाँ चलेगा या यहाँ चलेगा। प्रॉब्लम ये है
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो एविडेंसेस थे उसने उस बेसिस पे ऑर्डर दिया था। जो एविडेंसेस थे उसने क्या किया था, उस बेसिस पे ऑर्डर दिया था। अब क्या, जब मैम आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, ये लोग एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं? अब देखो जनरली तो नहीं ले सकते, क्योंकि जब तुम्हारे पास एविडेंस थे तो इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ही दे देते ना सारे एविडेंस, वही बेचारा सही डिसीजन ले लेता। जनरली एडिशनल एविडेंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन 4 केसेस में ले पाएंगे। और वो 4 केस क्या है, और मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा है एपिलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे लिखा है एपिलेट अथॉरिटी, यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की ही नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों की बात होगी। तो ये दोनों एडिशनल एविडेंस सिर्फ इन 4 केसेस में ले सकते। 4 केस क्या है जनरल से, हमने मांगा था वो दे नहीं पाए, हमने मांगा ही नहीं, वो देना चाहते थे, हमने रेफर ही नहीं किया उस एविडेंस को, मतलब कुछ तो ऐसा था कि गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस। हमारे पास थे एविडेंस, हम उसको दिखा रहे थे, वो बोला मैं तो नहीं देखूंगा, मतलब उसने एडमिट करने से ही रिफ्यूज कर दिया। तब तो देखो ना, हम तो बोल रहे थे लो हमारे पास एविडेंस है, या फिर किसी रीजन से बेचारा दे नहीं पाया। जैसे क्या होता है, कई बार आग लग जाती है, डिस्ट्रॉय हो गया एविडेंस, वो बेचारा बोल रहा था कि है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वापस से कॉपी आने में अब टाइम लगेगा। तो देयर वाज सफिशिएंट रीजन जिसके बेसिस पे क्या हुआ, बेचारा वो दे नहीं पाया। ठीक है, देना क्या, सामने वाले ने मंगवाया ही नहीं, हमारे पास थे, हम देना चाहते थे, हम दे नहीं पाए। दूसरा केस क्या हो सकता है, सामने वाला मांग ही नहीं रहा, तो हम क्यों देंगे? तो या तो सामने वाले ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, या फिर हम दे रहे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या फिर उसने मांगा भी हमसे लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां रह गई कि हम उसको दे ही नहीं पाए वो एडिशनल एविडेंसेस। तो मतलब यहाँ पे ऑन एंड ऑन क्या है, या तो नेचुरल जस्टिस जा रहा है, या फिर कुछ मजबूरियां हैं जिसके बेसिस पे तुम ले नहीं पा रहे। तो क्या होगा, एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट हो जाएगा। एडिशनल रीजन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट रीजन। ये जो एडिशनल एविडेंसेस हैं, यहाँ एविडेंस आएगा, एडिशनल एविडेंस तभी एक्सेप्ट करना जब लिख के दोगे क्या रीजन था जिसके बेसिस पे तुमने ये एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट किए, क्योंकि वो चाहिए ना, क्योंकि जनरली तो मना है कि एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करे जा सकते, बट अगर करना है तो लिख के दो कि ये एडिशनल एविडेंस कब एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा। फिर से आते हैं मैं ब्रेक नहीं दे रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ, ब्रेक इसलिए नहीं दे रही क्योंकि अगले 10 मिनट में तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैम सबसे पहले हमने क्या दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर एपिलेट अथॉरिटी, फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद आ गया ये मेरा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर इसमें भी आ गया कि कौन लोग क्या ले सकते हैं, एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं और कौन लोग एडिशनल एविडेंस नहीं ले सकते। अब प्रॉपरली आ जाते हैं हम रिविजनल अथॉरिटी के ऊपर। सुकून से हम किस पे आ गए, अब रिविजनल अथॉरिटी के ऊपर। अब मैम ये रिविजनल अथॉरिटी क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है यही। अब रिविजनल अथॉरिटी क्या है, रिविजन बाय रिविजनल अथॉरिटी, क्या लिखा है, ये रिविजनल अथॉरिटी किनके रीजन को, किनके ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। सुनो ना, अपील एंड रिविजन कर रहे अपन, अपील खत्म हो गई मेरी, मैं आ गई किस पे, रिविजन पे। तो मैम रिविजन कौन करेगा, तो देखो ऑर्डर छोटे वाले ने, अगर अभी तो सिखाया था तुमको, जूनियर से सीनियर पे जाते हो रिविजन के लिए, तो वही तो लिखा है, अगर तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो तुमसे छोटा होना चाहिए, वो अगर कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो रिविजन अथॉरिटी उसको रिवाइज करेगी। अब कब रिवाइज कर सकती है, उसकी खुद की इच्छा होगी, लग रहा है कि रिविजन करना है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जा रहा है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं, खुद को लग सकता है, रिक्वेस्ट कमिश्नर से ही आएगी। अब पर्सन तो रिक्वेस्ट करेगा नहीं क्योंकि उसके फेवर में चली गई ये बात, तभी तो डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। तो कब होगा मैम ये रिवीजन, खुद से हो सकता है, रिक्वेस्ट आ सकती है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब जो भी रिकॉर्ड्स उसके पास अवेलेबल होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अब जो भी रिकॉर्ड्स उसके पास अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, रिवीजन करेगा। क्या कहना चाहते हो, ऑटोमेटिक बोल रहा है मैम,
रिविजन करने बैठे, जब रिविजन नहीं किया था ना, व्हेन आई वाज नॉट रिवाइजिंग द थिंग, मतलब एकदम इनिशियल, तब मेरे पास सिर्फ ये रिकॉर्ड था, ठीक है, ये रिकॉर्ड के बेसिस पे मैंने ऑर्डर दे दिया। अब जब मैं रिविजन करने बैठी, ये एक और मेरे पास क्या आ गया, एविडेंस सामने आ गया। अब रिवीजन करते वक्त जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे तुम्हारे सामने, उन सब के बेसिस पे होगा रिवीजन। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहती हो कि ऑटोमेटिक वो खुद ही बोल रहा है कि रिवीजन करते वक्त जितने एविडेंस तुम्हारे पास सामने है, सारे एविडेंसेस को ले लेना, सारे एडिशनल एविडेंस एनीवेज तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे इधर दे दी उसने पावर, देखो यहाँ पे क्या दी, इन दोनों को पावर दे दी। क्या यहाँ पे मेरा रिवीजन अथॉरिटी था, नहीं था। यहाँ पे अलग से पावर दी और यहाँ पे ऑटोमेटिक सेम सेक्शन में पावर दे दी कि जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे रिवीजन के टाइम, वो सारे रिकॉर्ड कंसीडर करके तुम क्या करना, रिवाइज कर देना ऑर्डर, अगर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो। मतलब मैम, अगर डिपार्टमेंट के फेवर में ही गई चीजें, तो फिर क्यों रिवाइज होगा, रिवाइज नहीं होगा। रिवाइज होने का रीजन क्या है, या तो प्रीजुडिशियल होना चाहिए, या फिर ये ऑर्डर ढंग से नहीं दिया, इम्प्रॉपर इलीगल ऑर्डर दे दिया, अरे गलत ऑर्डर दे दिया तुमने, तो भी हो सकता है रिवीजन। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे तुमने वही कंसीडर नहीं किया, मटेरियल फैक्ट कंसीडर करते, इनमें से कुछ भी होगा, बट इनमें से जो भी हो वो जा किसके अगेंस्ट में रहा है, हमारे रेवेन्यू के अगेंस्ट में। चाहे इलीगल दिया, इम्प्रॉपर दिया, मटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किए, दैट इज व्हाट एरोनियस एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रिवीजन अथॉरिटी बैठती है और रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर रिवाइज करती है। बट ये ऑर्डर किसका रिवाइज करेगी, ये ऑर्डर रिवाइज करेगी आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी का। मतलब रिवीजन अथॉरिटी के नीचे दो ही लोग हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी। मैम व्हाट अबाउट अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिवीजन अथॉरिटी जब इन दोनों लोगों का ही ऑर्डर रिवाइज कर सकती है, इसका मतलब इससे ऊपर है, इससे ऊपर रिवीजन अथॉरिटी है, और रिवीजन अथॉरिटी के ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल आता है। तभी तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में तुमने अभी मेरे साथ क्या पढ़ा कि अगर इनके ऑर्डर से तुम एग्रीव्ड हो या इसके ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, तो तुम कहाँ जाते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल। आइए बात समझ में। तो रिवीजन अथॉरिटी किनके ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब वो प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर उन सब के, या फिर आपकी अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को क्या कर सकता है, रिवाइज। अब मैम रिवीजन अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, कहाँ जाओगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी देखा अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों में से किसी के भी पास जा सकते हो। अगर रिवीजन हुआ है तो रिवीजन होने के बाद पहली तुम्हारी अथॉरिटी आती है अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर आती है हाई कोर्ट इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, और हाई कोर्ट सर्टिफाई करे तो सुप्रीम कोर्ट। आए समझ में। तो पूरा फिर से सुनो, रिवीजन अथॉरिटी है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ फैक्ट भी हो सकता है, यहाँ लॉ भी हो सकता है। यहां से यहाँ जाओगे तो फिल्टर लग गया, लॉ ही होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ पे फिल्टर क्या लगा, इसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचोगे। आया। अब मैम कुछ ऐसे ऑर्डर हैं, कुछ भी कर लो, इनकी तो अपील ही नहीं होती, नो अपील, कुछ भी कर लो, और ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्डर है जिनकी अपील ही नहीं होती, मैं फिर बोल रही हूँ, इनकी अपील ही नहीं होती, तो तुम रिविजन तो छोड़ दो, ये अपील ही नहीं होती है। और कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिनका रिविजन नहीं होता, तो दोनों को साथ में लिखा है पर्पसली। ये वो ऑर्डर है जिनका रिवीजन नहीं हो सकता, ये वो ऑर्डर है जिनकी अपील नहीं हो सकती। जिनकी अपील नहीं होती वो रिवीजन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, नॉन अपीलेबल है। पहले कर लेते हैं ये कौन से ऑर्डर है जिनका रिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। रिवीजन पॉसिबल तब नहीं होता, ऑर्डर सब्जेक्ट टू अपील बिफोर दिस दिस दिस, मतलब कहीं पे भी क्या हुआ है, अपील या तो तुम्हारे एपिलेट अथॉरिटी को ही है, या फिर ट्रिब्यूनल को ही है, या फिर हाई कोर्ट को ही है, या सुप्रीम कोर्ट को ही, कहीं पे भी अपील हो चुकी है। लेकिन अभी ऑर्डर आया हुआ है, कितना हुआ है, पीरियड ऑफ 6 months हैज नॉट इलेप्स्ड। अभी ऑर्डर आया और ऑर्डर आए 6 महीने भी नहीं हुए, रुको ना, 6 महीने में क्यों, देखो ऑर्डर दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, किसी ने भी दिया, इनके खुद के पास रिव्यू का ऑर्डर है, इसके खुद के पास क्या है, अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। तो रुको ना थोड़ा टाइम, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुआ, तुम आ गए रिविजन कराने, हो सकता है वो खुद ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर दे। वेट, हमने पढ़ा है ना, रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल, हो सकता है, रुक जाओ, ये रिव्यू कर सकता है, रुक जाओ। तो 6 महीने तक तो नहीं हो सकता, रिविजन पॉसिबल नहीं है ऑर्डर की डेट से।
और 3 साल निकल गए, तुम क्या नींद से उठ के कभी भी आओगे 6 साल बाद आ रहे हो और बोल रहे हो वो ऑर्डर मेरा जिसमें क्या हुआ था, गड़बड़ हुई थी। बोलते भाई 3 साल निकल गए, सो रहे थे 3 साल तक। 3 इयर्स के बाद नहीं हो सकता, 6 महीने तक नहीं हो सकता। यहाँ जेन्युइन है, वो लोग खुद अपनी पावर यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जेन्युइन है कि एक टाइम बार तो लगाओ रिविजन करने का भी, इसके बाद नहीं हो सकता। मैम ये ऑलरेडी अर्लियर स्टेज पर रिवाइज हो चुका है ऑर्डर। अरे जो ऑर्डर ऑलरेडी रिवाइज हो गया, उस रिवाइज ऑर्डर को भी रिवाइज करवाने होंगे तो नहीं। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे ये ऑर्डर क्या है, पहले से ही रिवाइज ऑर्डर है, तो ऑलरेडी या तो पहले कभी रिवाइज हुआ या पहली बार अभी रिवाइज हुआ है, दोनों ही केस में। मैम पहले कभी रिवाइज मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, हम गए किसके पास, एपिलेट अथॉरिटी के पास। एपिलेट अथॉरिटी का ऑर्डर रिवाइज हो चुका है, अब रिवाइज होके ये आया एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास, एपिलेट ट्रिब्यूनल से आया हाई कोर्ट के पास। मतलब अर्लियर किसी भी स्टेज में एक बार तो रिवाइज हुआ हुआ ऑर्डर है ना, अब रिवाइज नहीं हुआ। या फिर पहले कभी पहली बार ही अभी अभी के रिवाइज ऑर्डर ही आया तुम्हारे पास, तो फिर से रिवाइज ऑर्डर को थोड़ा ना रिवाइज करने बैठेंगे। फिर ऑर्डर गिवन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम नॉट रेज्ड और डिसाइडेड बिफोर दिस, बिफोर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर और एक्सपायरी, ये वही चीज दे रहा है। ये ऑर्डर या तो यहाँ पे डिसाइड हुआ, यहाँ पे डिसाइड हुआ, यहाँ डिसाइड हुआ, यहाँ डिसाइड हुआ, मतलब कहीं पे भी ऑर्डर डिसाइड हो चुका है। जिस ऑर्डर पे अभी अपील चल रही हो, अभी ऑनगोइंग अपील चल रही है किसी ऑर्डर पे, तो भाई उसको क्यों रिवाइज करा रहे हो, अभी अपील तो खत्म हो जाने दो। तो उस ऑर्डर का 1 year तक वेट करेंगे। फिर से वही हो गया ना, सपोज करो इसने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो पहले 1 year और 3 year वट एवर इज लेटर, एक्सपायर तो होने दो टाइम। क्यों बोल रहे, क्योंकि देखो 1 year में सामने वाला खुद ही कुछ कर सकता है, और 3 years इसके बाद हम रिविजन करते नहीं, तो इन दोनों के टाइम गैप को हम देखेंगे। पहले वेट करो, इसका 1 year निकल जाने दो। मतलब जब भी ऑर्डर आए, ऑर्डर की डेट से तुमको देखना पड़ेगा 1 year और 3 year की एक्सपायरी क्या। मेरा फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर आया, वो फर्स्ट ऑर्डर को जब तुम रिवाइज करना चाहते हो तो वेट करो, अभी ये लोग डिसीजन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्डर अभी अपील में चल रहा है, तो अपील वाले ऑर्डर का कभी भी रिविजन नहीं होता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अभी क्या नहीं होता, रिविजन नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसका रिविजन ही पॉसिबल नहीं। कैसे, या तो पहली बार रिवाइज हो चुका है, या कभी भी रिवाइज हो चुका है, या फिर 6 महीने तो हुए ऑर्डर आए को, या फिर क्या हुआ 3 साल खत्म हो गए, या फिर वो अभी अपील में चल रहा है। तो जो चीज अपील में चल रही है उसका रिविजन कैसे होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट कुछ ऐसी चीजें जिसका तो अपील ही नहीं होता, लास्ट कुछ ऐसी चीजें जिसकी अपील ही नहीं होती। क्यों नहीं होगी अपील, अरे कितनी सिंपल सी बात है, तुम्हारा ऑर्डर सिर्फ ये आया है कि आज से तुम्हारा प्रॉपर ऑफिसर ये नहीं ये होगा, तुम्हारा केस ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारा केस एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, है तो तुम्हारा वो भी ऑफिसर ना। तो सिंपल सी बात है, इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, नहीं नहीं मेरा तो फेवरेट वही है वही दो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम इसके लिए रिविजन या क्या नहीं कर सकते, अपील भी नहीं कर सकते। ये कोई ऑर्डर हुआ, नहीं हो सकता। मैम यहाँ क्या हुआ, तुम्हारी बुक्स हमने सीज कर दी, रिटेन कर दी, यू वुड हैव डन इन इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, बुक्स का सीजर होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर हमने सीज किए, सीज का ऑर्डर तो है ना, सीज करने दो, चेकिंग करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ सीज के अगेंस्ट तुम नहीं जा सकते, हम अपील कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम हमारी बुक सीज कर रहे हो, वो तो तुमको हक देना ही पड़ेगा, चाहे डीटी हो या आईटीटी हो, तुम्हारी बुक्स लेके जाएंगे तभी तो होगा तुम्हारा सर्च सीजर पूरा प्रॉपर। मैम हमने प्रोसिक्यूशन लगा दिया, जेल वेल भेजने वाले, अरे सेंक्शन हो गया प्रोसिक्यूशन, यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट दैट कि यार मेरे को जेल क्यों भेज रहे हो, नहीं। ये याद करो, ये क्या है, कल ही पढ़ा है डिमांड एंड रिकवरी में ये सेक्शन। कई जगह तुम्हें इंस्टॉलमेंट में अलाउ करते कि जा भी इंस्टॉलमेंट में टैक्सेस पे कर। अब वो बेचारा तुमको बोल रहा है नहीं दूंगा इंस्टॉलमेंट, तुम लड़ने बैठ रहे हो, क्यों इंस्टॉलमेंट, क्योंकि तुमने अप्लाई किया। याद है कल ही मैंने बोला था, इंस्टॉलमेंट के लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, मन से नहीं मिलती इंस्टॉलमेंट। तुमने अप्लाई किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, अब तुम यहाँ पे बोल रहे हो हम अपील में जाएंगे क्योंकि तुमने हमारा इंस्टॉलमेंट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो मैंने फ्लो पूरे लिए हैं वो फ्लो ऐसे ही है कि अब मैं इजीली समझा पा रही हूँ।
कि यहाँ पे ये कल ये चीज पढ़ी थी इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ, उसका अपील नहीं हो सकता। कल पढ़ा था कि पहली बात तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना है, तुम अप्लाई करोगे तो ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कुछ मत करो, बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि ये एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर होता है। अब जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें याद आएगा अगर कि सेक्शन 8 में हमने उधर अपील में बताया था कि अपील नहीं हो सकती, तो वही लिख लेना, ये एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर होता है। तो तुम धीरे धीरे क्या सीख जाओगे, लिंकेज सीख जाओगे कि इसकी लिंक इधर 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 सेक्शन में बैठी हुई है। मैम ये रिवीजन अथॉरिटी क्या है? जैसे अभी तुमने पढ़ा था ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, तो तुम अपील करने कहाँ जाओगे? वैसे ही अपीलेट अथॉरिटी के, रिवीजन अथॉरिटी के लिए भी है। अगर तुम्हारा जो केस है, इफ ऑर्डर इज पास्ड बाय एसी डीसी सुप्रिटेंडेंट, फिर वही हुआ ना, ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाओ। तुम्हारा ऑर्डर किसने पास किया था? या तो एडिशनल कमिश्नर ने, या डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ने, डेप्यूटी कमिश्नर ने, या सुप्रिटेंडेंट ने। तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाओ, वो रिवीजन करके दे देंगे। वो अपील वाली विंग की बात चल रही है। विंग कौन सी? अपील वाली। लेकिन मैम अगर ज्वाइंट कमिश्नर है और एडिशनल कमिश्नर ने ही ऑर्डर पास किया है, तो भाई क्या, प्रॉपर ऑफिस प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास चले जाओ, वो क्या कर देगा, तुम्हारे लिए रिविजनल ऑर्डर देगा। तो अपील एंड रिवीजन में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग की थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल, फिर इसके बाद हाई कोर्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम। पहले तो ये हायरार्की, फिर इसके बाद कुछ जगह पे अपील ही नहीं होती, कुछ जगह पे रिवीजन नहीं होती, ठीक है। और फिर कहाँ कहाँ पे एडिशनल एविडेंस किन किन लोगों को अलाउ है, और अगर अलाउ है तो किस केस में अलाउ है। मैंने क्या किया, मैंने अपील एंड रिवीजन को चार्ट में तो कन्वर्ट किया, बट मुझे कैसे याद रहेगा, मैंने वो पॉइंटर्स याद रखे हैं मेरे दिमाग में कि ये चैप्टर में मैंने ये पढ़ा है। अ टिप फॉर यू कि ये पॉइंटर्स याद रखो जब तुम हर चैप्टर का, जैसे डिमांड एंड रिकवरी कैसे याद है, मुझे पहले पता है, उसमें बताएंगे नोटिस कब इशू होता है 73 74 में, फिर वो बताएंगे जनरल प्रोविजंस क्या है, फिर उसके बाद वो बताएंगे कि अगर तुमने टैक्स कलेक्ट कर लिया और पे नहीं किया, या फिर गलत टैक्स कलेक्ट कर लिया, आईजीएसटी कर लिया सीजीएसटी करना था, या सीजीएसटी कर लिया आईजीएसटी करना है, फिर रिकवरी की प्रोसीडिंग में हमने क्या बताया, तरीके रिकवरी के, तरीके अटैचमेंट के, और बताया इंस्टॉलमेंट, फिर इंस्टॉलमेंट के बाद क्या बताया, कंटिन्यूएशन, मतलब अगर एनहांस हो गया तुम्हारा डिमांड तो एक फ्रेश नोटिस। तो ये 1 मिनट में मैंने क्या किया है, मेरे दिमाग को सबसे पहले तो ये बताया कि ये टॉपिक में है क्या, तुम्हारे दिमाग में भी ये होना चाहिए कि इस टॉपिक में है क्या। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स किए, आईटीसी किया, मुझे पता है आईटीसी में फ्लो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन नंबर 16 फॉलो करना होगा, तभी क्या होगा, उसको आईटीसी मिलेगा। 17 ब्लॉक कहता है और अपॉर्शनमेंट बताता है, और 18 में स्पेशल केसेस बता रहा है कि भले ही तुम अभी अभी रजिस्टर हुए हो, पहले रजिस्टर नहीं भी थे, तब भी आईटीसी देने को रेडी है। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्ट्रिक्शन बता के रखते। What I know is कंटेंट ऑफ द चैप्टर, वो बताया, फिर मेरे दिमाग को मैंने फ्लो देना चालू किया कि ये चीज है। तो जब फ्लो याद होता है ना, तब मुझे लिंकेज इजी होता है, तो मुझे पता, अच्छा वो चैप्टर में भी तो ये पढ़ के रखा था इस टॉपिक से रिलेटेड, अच्छा ये चैप्टर मेरा वहां इसीलिए रिलेट करता है। तो किसी भी फैकल्टी ने या फिर किसी ने मुझे लिंकेज नहीं सिखाई, लिंकेज मैंने सीखी, ये तरीका है, लर्न व्हाट इज गिवन इन द टॉपिक। सारे टॉपिक्स जब तुम्हें लर्न होंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग बोलेगा यार ये तो वहां पे भी पढ़ा हुआ है, फिर तुम लिंक कर पाओगे, अच्छा इसका लिंकेज यहाँ बैठता है, जैसे अभी अपन ने इंस्टॉलमेंट वाला किया। आया? ठीक है, चलो, तो दिस कंप्लीट माय अपील एंड रिवीजन का टॉपिक। रिगार्डिंग द अमेंडमेंट, देयर इज नो सच मेजर अमेंडमेंट, बट जहाँ पे छोटे छोटे से चेंजेस है वो भी अपन कर लेते हैं, और वो मुश्किल से 10 मिनट के भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं वापस अपने अपील एंड रिवीजन वाले टॉपिक। अब ये जो अपील एंड रिवीजन का टॉपिक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट अपन ने किया है कि कहाँ पे ऐसा पॉसिबल, ये वाला पॉइंट कौन सा था कि जहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, चाह के भी रिवीजन नहीं कर सकते। अब इसको, ये वाले पॉइंट को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। रिवीजन नहीं है, ये हमने कर लिया, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ दिखाना मुझे लग रहा है कि जरूरी है। बोलते देखो, कुछ ऐसे रिवीजन ऑर्डर है जहां पे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। कैसे? देखो, रिवीजन अथॉरिटी
चाह के भी कैसा है कि अगर कोई चीज अपील में गई है, तो मैंने क्या बोला, कोई चीज अगर अपील में गई है तो रिवीजन अथॉरिटी उस चीज पे रिवीजन नहीं दे सकती। लेकिन अब कोई ऐसा ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, रिवीजन अथॉरिटी में स्टिल पास एन ऑर्डर, ये रिवीजन अथॉरिटी फिर भी एक ऑर्डर पास कर देगी एट एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील। ऐसा कोई ऑर्डर, मैंने वही तो बोला कि अगर अपील में गए हो तो उस चीज का रिवीजन नहीं होता, बट कोई ऐसा पॉइंट, सपोज करो ए बी सी डी ई कुछ ऐसे ऑर्डर आए थे, एक ही ऑर्डर में ए बी सी डी ई इन सब पे पॉइंट्स पे क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था। बी के लिए तो तुम चले गए अपील करने के लिए, कैंसिल, इसका तो रिवीजन हो नहीं सकता क्योंकि अभी अपील चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट, एनी पॉइंट दैट हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील, ऐसा कोई पॉइंट ना तो रेज हुआ ना डिसाइड हुआ है किसी भी अपील में, ना ही ये एडजुडिकेटिंग अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड किया, ना ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये वाले पॉइंट्स के लिए तो अपील नहीं हुई ना, तो इस पॉइंट पे वो दे सकते हैं डिसीजन। यहां तक बात समझ में? तो रिवीजन अथॉरिटी मेरे इस पॉइंट पे तो क्या कर सकता है, रिवीजन दे सकता है, लेकिन कब तक, इसका भी तो मैम कोई टाइम लिमिट होगा, है क्या टाइम लिमिट है? ये ऑर्डर कब आया था, इस ऑर्डर के आने से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ये ऑर्डर के आने से हम सबसे पहले 1 साल तक देखेंगे, 1 साल के अंदर अंदर इसके ऊपर क्या दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि ये अपील में गया नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, इसके लिए अपील नहीं हुई, इसकी अपील हो चुकी है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी अपील नहीं हुई, तो कब आया था वो ऑर्डर, उस ऑर्डर के आने से 1 साल के अंदर रिवीजन हो सकता है, पहली चीज, या फिर किससे पहले, 3 इयर्स एक्सपायर हो उससे पहले, पता चला जो फ्रेश ऑर्डर आया था, फ्रेश ऑर्डर आए हुए अभी 3 साल होने वाले, तो वहां से देखेंगे हम 3 इयर्स। तो वॉट एवर इज लेटर, हम क्या देखेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर जब भी आया था, सबसे इनिशियल ऑर्डर कब आया था, वो वहां से हम डेट देखेंगे, और अभी जो ऑर्डर आया है, यहाँ पे जो ऑर्डर है नया, वहां से 1 साल देखेंगे। इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, उसके बाद रिवीजन अथॉरिटी उन पॉइंट्स पे क्या दे सकता है, डिसीजन दे सकता है जिसकी अपील नहीं हुई थी। जैसे a taxpayer is served with an adjudication order on 25th May, इसको 25 मई को कोई ऑर्डर आया, तो बोलता है revised order can, revisional authority can revise the order during the period between this and this। तो वो क्या बोल रहा है, देखो ऑर्डर कब आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहां से 1 साल काउंट करोगे एक बार, ठीक है, 1 साल के अंदर क्या होगा, एक बार 1 साल, और यहाँ से क्या करोगे, जो फ्रेश ऑर्डर आया था वहां से 3 साल, तो इन दोनों के बीच में जो ये दो टाइम पीरियड है, यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी आपका ऑर्डर रिवाइज कर सकती है, क्योंकि एक बार 3 साल हो गए तो भी बैंड हो गया, क्योंकि 3 साल के बाद आप रिवीजन कर ही नहीं सकते, हमने सबसे पहला तो यही पढ़ा था। तो अगर एक बार क्या हो गया, 3 साल हो गया, तो मैम ये 6 मंथ क्यों लिखा है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद 6 महीने तक भी क्या नहीं होता, हो सकता तुम्हारा रिविजन नहीं हो सकता। तो जब 6 महीने उधर रिविजन नहीं हो सकता, 3 साल के बाद नहीं हो सकता, तो जो बचा हुआ बीच का पीरियड है उसमें क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। आइए बात समझ में, थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अपील हो गया है तो उसको तो भूल जाना, अपील नहीं हुआ है तो ये टाइम पीरियड काउंट करेंगे, बट ये टाइम पीरियड भी कैसे काउंट करेंगे, इनिशियल ऑर्डर में भी 6 महीने छोड़ने ही पड़ेंगे तुमको, क्योंकि इनिशियल ऑर्डर आते से ही 6 महीने के अंदर भी रिविजन नहीं होता। आया, ये एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, ये क्या है मैम, यहाँ पे हमने कहा था ना सिंगल बेंच, सिंगल बेंच वाला क्या था, 5 लाख प्लस नो क्वेश्चन ऑफ लॉ, अब वो 5 लाख नहीं है, अब वो कितना है, 50 लाख। अगर आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और 50 लाख तक का अमाउंट है, ठीक है, तो इन दैट केस सिंगल बेंच भी क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, तो इंस्टेड ऑफ 5 लाख नाउ इट इज व्हाट, 50 लाख। दो, फिर हो गया तीसरा, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट तब 10% था, तब तो 25 करोड़ और आईजीएसटी का 50 करोड़, बट अगर ये 20% है तो 20% के केस में नाउ इट इज 50 करोड़ और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 करोड़, ठीक है। और दूसरा ये मैं अभी नहीं बता रही, ऑफेंस एंड पेनल्टी का ये वाला सेक्शन है, क्योंकि अभी ये सेक्शन ही तुमको नहीं पता तो मैं क्या बताऊं,
तो इस सेक्शन में जब तक आप इतने % की पेनल्टी पे नहीं करते, आप अपील नहीं कर सकते अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब वो 129 सेक्शन कब करेंगे? ऑफेंस एंड पेनल्टी कल ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो ऑफेंस एंड पेनल्टी में वी विल डू दिस, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये रहा लास्ट, वही जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि प्री डिपॉजिट जो था, प्री डिपॉजिट 10% वाला तो सही है, 20% हो गया तो इट इज 50 करोड़ एंड नाउ आईजीएसटी इज 100 करोड़। तो ये माइन्यूट से चेंजेस है। फिर एक चीज जो तुम्हें सिर्फ रीडिंग करनी है, वो रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? इसमें क्या हुआ है, एक वो उन्होंने ना प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट देंगे जब तुम अपील के लिए देते हो, अपील करते हो, तो अपील करते वक्त ये क्या देते हैं? प्रोविजनल तुमको एक्नॉलेजमेंट देते हैं। तो बस उससे रिलेटेड एक थोड़ी सी थ्योरी है, वो एक काम करते अपन पढ़ ही लेते हैं। अब जैसे मैं कहाँ पे जा रही हूँ, अब तुम मुझे याद दिलाओ, APL 03 किसके लिए था? कहाँ पे अपील करने जाते हो तो APL 03 होता है, APL 03 अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है? APL 03 अपीलेट ट्रिब्यूनल, याद नहीं है? अभी याद नहीं है फॉर्म नंबर? चलो APL 03 अपीलेट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट जब जाती है तब APL 03 होता है, ठीक है। चलो क्या दिया है? एन एप्लीकेशन टू अपीलेट अथॉरिटी, जब भी आप अपील फाइल करते हो 03 में, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है इलेक्ट्रॉनिकली दो, या फिर जो भी तरीका उन्होंने बताया है, ठीक है। तो क्या होता है? एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाता है टू एप्लीकेंट इमीडिएटली। एक प्रोसीजर दिया है कि जब भी तुम अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन दोगे, तो एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट भी तुमको दे देंगे। वेयर द डिसीजन ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज अपलोडेड, अब इसके अंदर साथ में क्या होता है? कॉमन पोर्टल पे वो वाला डिसीजन और ऑर्डर अपलोड होता है जिसके बेसिस पे तुम गए थे क्या करने के लिए? अपील करने। तो वेयर द डिसीजन ऑर्डर अपील अगेंस्ट, जिसके भी अगेंस्ट तुम गए हो, वो अपलोड होता है कॉमन पोर्टल पे। अ फाइनल एक्नॉलेजमेंट दैट इंडिकेट्स द अपील नंबर shall be issued by the authority or the officer by him in this behalf. The date of issue of provisional attachment is considered filing date of appeal. जिस दिन भी तुमको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दिया गया, सिंपल सी बात वो ये बोल रहे हैं कि जब भी तुम अपील करते हो और अपील करते वक्त जैसे ही तुमको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दिया गया, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही तुम्हारा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? However, where the decision या order appealed is not uploaded on common portal. Suppose करो ये decision जिसके अगेंस्ट भी तुम गए थे अपील करने के लिए, वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ, तो अप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा? सेल्फ सर्टिफाई किया हुआ डिसीजन 7 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। देखो दो तरीके, या तो कॉमन पोर्टल पे खुद ही आ जाएगा कि ये वाली वो अपील थी, ये वाला अपील नंबर था जिसके अगेंस्ट ये बंदा क्या करने गया? अपील करने गया। ये नहीं होता है। सपोज करो कॉमन पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, तो तुम क्या करो? नेक्स्ट 7 डेज में, जैसे डेट ऑफ फाइलिंग क्या हुई तुम्हारी? प्रोविजनल अटैचमेंट आ गया, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आ गया, वहां से 7 दिन के अंदर तुम्हें एक सेल्फ सर्टिफाई करा हुआ क्या कर दो? अपलोड कर दो कॉमन पोर्टल पे कि ये रही वो अपील जिसके अगेंस्ट में क्या करने आया हूँ? नेक्स्ट अपील करने आया है। सो बहुत अलग से कुछ नहीं है, इतना है। मधुर 1 मिनट का टाइम अभी और लगेगा, तुमको अगर लीव करना है तो तुम कर जाना फिर, ठीक है। ये लास्ट, ये वाला क्या है? फैसिलिटी दे के रखी है फॉर फाइलिंग अपील मैन्युअली टू अपीलेट अथॉरिटी इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस। कुछ जगह उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि आप मैन्युअली अपील भी फाइल कर सकते हो, कुछ केसेस में दे के रखा है। क्या बोला है? अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेशन अथॉरिटी। एडजुडिकेशन अथॉरिटी से अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना चाहते हो, चाहे आप अग्रीव पर्सन हो या डिपार्टमेंट हो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? कमिश्नर जो भी नोटिफाई करेगा उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? मैन्युअली क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। कमिश्नर नोटिफाई करेगा। अभी मैं इसको क्या बोलूं? तो बोला है अपील अगर आप अपीलेट अथॉरिटी से फाइल करना चाहते हो तो आप मैन्युअली फाइल कर सकते हो इसमें, या फिर डिपार्टमेंट को फाइल करना है तो वो भी मैन्युअली फाइल कर सकता है, लेकिन तभी जब कमिश्नर नोटिफाई करेगा। तो इन शॉर्ट, कमिश्नर नोटिफाई करेगा तो मैन्युअली भी आपकी अपील जा सकती है। इतनी सी बात लिखिए।
The same cannot be filed electronically due to non-availability of decision to be appealed against on common portal. अब एक और चीज दे दी, अब भी मैंने समझाया था ना तुमको, क्या हुआ, कॉमन पोर्टल पे आ जाना चाहिए, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला तुमको, अभी बोला ना साथ में कॉमन पोर्टल पे आना चाहिए कि किसके अगेंस्ट तुमने अपील की, और सपोज करो वो कॉमन पोर्टल पे नहीं आई तो ये भी एक रीजन है तुम्हारे पास जिसके बेसिस पे तुम मैन्युअली क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किसको? एपिलेट अथॉरिटी। यहाँ ट्रिब्यूनल की अपील की बात नहीं हो रही, हाई कोर्ट की भी नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं हो रही, सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से एपिलेट अथॉरिटी पे जा रहे हो, तो मैन्युअली जा सकते हो, या तो जब कमिश्नर से पूछ लो, और कमिश्नर नहीं है तो तुम देख रहे हो कि कॉमन पोर्टल पे वो अपील नहीं डिस्प्ले हो रही है, तब भी तुम मैन्युअली जा सकते हो। आया समझ में? बस ये क्या अमेंडमेंट नहीं बोल सकती मैं, बट एक क्लैरिफिकेशन, और ये क्लैरिफिकेशन सिर्फ तब है जब कहाँ जा रहे हो, एपिलेट अथॉरिटी फर्स्ट स्टेज पे बस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट अपील्स एंड रिवीजन कॉन्सेप्ट कंप्लीटली विद अमेंडमेंट, ठीक है। चलो बाय बाय।